हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो देखिए, ये जो आज हम करेंगे इन्वायरमेंट है। जिन्होंने इन्वायरमेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, स्टैटिक का कोई पोर्शन नहीं पढ़ा है, उसके लिए है। तो ये उड़ान का मैगज़ीन है, फिजिक्स वाला का है। तो मैं यहाँ से सारे कंप्लीट करवाना चाहती हूँ ताकि आप लोग का यूपीएससी के एग्ज़ाम से पहले एक बार रिविज़न हो जाए। साथ ही साथ आप इसका कर लीजिएगा करंट अफ़ेयर के साथ को अ, मतलब कोलैप्स मतलब करंट अफेयर के साथ मैगज़ीन आ गया है 365, उसको भी मैं करवा दूँगी इसके बाद, ताकि आप दोनों को अच्छे से समझ विकसित करके पढ़ सकें। तो एनवायरनमेंट के लिए मच इनफ है, तो ये ही मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लीजिएगा, इतने से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य अवधारणाओं से है और इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैव विविधता और संबंधित मुद्दे होंगे और फिर है वन्यजीव संरक्षण है, प्रदूषण एवं संरक्षण उपाय हैं और भूमि संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है। राष्ट्रीय पर्यावरण कानून है, फिर है ऊर्जा का प्रमुख और आक्रामक प्रजातियों के बारे में है, फिर है भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो टोटल 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, आज पहला चैप्टर करते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य अवधारणाएं। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं पहले। पर्यावरण क्या होता है? देखिए, एक प्राकृतिक घटक जो किसी जीव के आवास पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने के लिए जैविक अजैविक कारकों की अंतर क्रियाओं का निर्माण करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। अलग डिफिनेशन में है, यह भौतिक कारक जैसे जल, वायु और जैविक कारक जैसे जैव अणु और रासायनिक कारक जैसे रासायनिक चक्र के माध्यम से किसी जीव समूह को प्रभावित करता है। ये डिफिनेशन हो गया। तीसरा डेफिनेशन हो गया, सभी जीव अपने प्राकृतिक जैव प्रक्रियाओं तथा अपनी भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, ऊर्जा, जल, ऑक्सीजन, आश्रय आदि को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। तो ये सब पर्यावरण का डेफिनेशन है। पारिस्थितिकी क्या होता है? मतलब इकोलॉजी। पारिस्थितिकी वर्ष शब्द जो है 1866 में जर्मन प्राणी विज्ञान ऑर्स्ट हेकल द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1866 में ऑर्स्ट हेकल द्वारा, नाम याद रखिएगा। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव के एक दूसरे से संबंध, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण और उनके भौतिक परिवेश का अध्ययन करती है। जब व्यक्तियों, जीवों, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जीव मंडल जैसे पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। पहले जान लीजिए एडॉप्टेशन क्या होता है। अच्छे से हर चीज को सुनिएगा। किसी जीव का रूप, व्यवहार, संरचना, जीवन पद्धति जो उसे किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने की स्थिति प्रदान करती है, उसको अडॉप्टेशन बोलते हैं। प्रकार है ये मॉर्फोलॉजिकल, जैसे रूपात्मक क्या आकृति संबंधी कैसा है। उदाहरण के लिए मरुस्थल में रहने वाले फेनेज रोमड़ी के कान बड़े होते हैं। जो मरुस्थल में रहते हैं उनके कान बड़े होते हैं। इनके शरीर में उष्मा विकिरण की अनुमति देकर इनके शीतलन में सहयोग होते हैं। कान बड़े इसलिए होते हैं ताकि उष्मा बाहर निकल सके और शरीर ठंडा रहे। और जैसे जो ठंडे प्रदेश में जीव रहते हैं उनके कान छोटे होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं ताकि उष्मा का ह्रास कम हो, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो ये रूपात्मक है। शारीरिक में क्या है? उदाहरण के लिए कई जंतु अपने शिकार को पकड़ने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, शिकारी से बचने के लिए ज़हर उत्पन्न करते हैं। साँप, बिच्छू ये सब ज़हर उत्पन्न करते हैं ना अपने को बचाने के लिए। बिहेवियरल कैसे होते हैं? शीतकालीन उत्तरजीविता तकनीक के रूप में शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन। जैसे चमगादड़, भालू, कृंतक ये शीत निद्रा की घटना देखी जाती है। मतलब ये जब जैसे गर्मी-वर्मी आती है, ठंडी-वंडी, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? एक गुफा-वुफा में कहीं ज़मीन के अंदर-वंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं और बहुत दिन तक पड़े रहते हैं शीत निद्रा में। मतलब अपने श्वसन को धीमा करके वहीं पर पड़े रहते हैं बिना खाए-पिए और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ही अपने एक्टिव मोड में आ जाते हैं। वेरिएशंस क्या है? विभिन्नताएं। आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन, विशिष्ट जीन के जुड़ने या हटने से आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन। जैसे विभिन्न जातियों समूहों के बीच त्वचा के रंग और बालों के प्रकार में अंतर होता है ना। जैसे अमेरिका वालों का देखिए बाल अलग होता है, अफ्रीकन का घुंघराला घुंघराला होता है, इंडियन का अलग है। तो इस तरह से सबका जीन में परिवर्तन होता है। रंग, सांवला वगैरह इस पे भी डिपेंडेंट करता है। उत्परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक अवरोध आदि समय के साथ विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन वह प्रक्रिया जिसमें जीव नई पर्यावरणीय चुनौतियां या नए पर्यावरणीय निकेतों के तहत पैतृक प्रजाति से नए रूपों में विविधता लाते हैं। स्पेसिएशन क्या होता है? प्रजातिकरण, नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह प्रजाति में कई समूह शामिल होते हैं। प्राय भौगोलिक अवरोधों के कारण अलग अलग समूह भिन्न या पृथक हो जाते हैं।
एक अवधि के बाद भौगोलिक पृथक्करण प्रजातिकरण की ओर ले जाता है, अर्थात भौगोलिक प्रजातिकरण एक एलोपैट्रिक प्रजातिकरण होता है। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण अंतर प्रजनन में कोई भौतिक अवरोध न होने के बावजूद नई प्रजातियां स्वतः ही शायद विभिन्न खाद्य स्रोतों के कारण विकसित हो जाती हैं। म्यूटेशन है आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें नए जीन का विकास होता है। उपर्युक्त परिणाम स्वरूप एक प्रजाति के सदस्य भिन्नता प्रदर्शित और एक समान नहीं होते हैं म्यूटेशन में। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन और वॉलिस द्वारा प्रस्तावित यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजातियां अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाती हैं। एक विकासवादी क्षमता जो विविधता के बीच चयन करती है, यानी जिससे ऐसे जीन जो जीव को जीवित रहने, प्रजनन आयु तक पहुंचाने और अपनी संतानों को उपयुक्त अनुकूलन प्रदान करने के लिए बेहतर संभावनाएं रखने में मदद करते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव समय के साथ जीनोम में परिवर्तन के माध्यम से बदलते हैं। यह नई प्रजातियों को जन्म दे सकता है और प्राकृतिक चयन, विविधता आदि के माध्यम से जीव को वर्तमान पर्यावरण के उपयुक्त बनाता है। और चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वॉलिस 1859 में उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित इन्होंने किया था। इस सिद्धांत जैसे मनुष्य भी है ना, पहले चिंपैंजी बंदर ऐसे था, तो अभी इसका उद्विकास हुआ है, मानव बना, इस तरह से है। तो आलोक में विस्तारित किया है और इसे नव डार्विनवाद के नाम में भी जानते हैं। और एक्सटिंक्शन विलोपन क्या होता है? पृथ्वी से किसी प्रजाति को पूरी तरह विलुप्त होना, जैसे डायनासोर। यह मुख्य रूप से पर्यावरणीय परिवर्तन, जैविक प्रतिस्पर्धा या बदलते पर्यावरण से निपटने और पर्याप्त तेजी से विकसित होने में असमर्थता के कारण होता है। वर्तमान में छठा सामूहिक विलोपन मानव जनित विलोपन प्रगति पर है, जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों के विखंडन, हानि, पारिस्थितिक तंत्र के विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कारण बढ़ गया है। यूपीएससी 2018 में पूछा भी गया था। कुछ विलुप्त प्रजाति, उनके नाम ध्यान से देखिएगा। प्रजाति है डोडो, ये विलुप्त हुआ था 1681 में और ये इसका पर्यावास था मॉरिशस में। और कारण है मानव द्वारा अत्यधिक शिकार और पुनः स्थापित प्रजातियों द्वारा शिकार के कारण। पैसेंजर पीजन 1914 में विलुप्त हुआ, उत्तरी अमेरिका का था। वनों की कटाई कारण बड़े पैमाने पर शिकार पर्यावासों का विनाश से हुआ। तस्मानिया बाघ है थाइलासीन 1936 में विलुप्त हुआ। तस्मानिया घास के मैदान पाया जाता था। मानव द्वारा शिकार, पर्यावास की हानि, कुत्तों जैसे पुनर्स्थापित प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा का कारण खत्म हुआ। बाईजी यांगजी नदी डॉल्फिन 2006 में ये विलुप्त हुई। यांगजी नदी चीन में बांध निर्माण, प्रदूषण और अत्यधिक मत्स्यन के कारण पर्यावरण का क्षरण के कारण खत्म हो गई। ग्रेट ओक है 1844 में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता था। पंख, मांस, अंडे के लिए अत्यधिक शिकार मानव द्वारा पर्यावास हास के कारण खत्म हो गया। पायरेनियम आइबेक्स 2000 में, पायरेनियम पर्वत स्पेन में पाया जाता था। ये अत्यधिक शिकार, पर्यावास की हानि, घरेलू पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा कारण खत्म हो गया। स्टेलर समुद्री गाय 1764 में उत्तरी प्रशांत तटीय में पाया जाता था। इसकी खोज के कुछ ही समय बाद मनुष्य द्वारा इसका मांस और वसा के लिए अत्यधिक शिकार किया गया था, इसलिए खत्म हुआ। कैरेबियन मॉन्क सील 1952 में खत्म हो गया। कैरेबियन सागर में पाया जाता था। मानव गतिविधियों के कारण अत्यधिक शिकार, पर्यावरण के कारण इसका विचरण हुआ। गोल्डन टाई ये 1989 में खत्म हो गया। कोस्टारिका क्लाउड फॉरेस्ट में पाया जाता था। ये जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण हानि और कवकी संक्रमण से खत्म हो गया। पिंटा द्वीप कछुआ 2012 में लॉन्सस जॉर्ज की मृत्यु, मतलब इसमें लास्ट वाला था, उसका खत्म हो गया 2012 में। गैलापागोस द्वीप समूह में पाया जाता था पूर्वी प्रशांत महासागर में। ये पूरा स्थापित प्रजातियों जैसे बकरी, चूहे, परिवासों के विनाश और शिकार और बच्चर कारण खत्म हो गया। शीत निष्क्रिय प्रजातियां स्पेसीज शोइंग हिबरनेशन, स्तनधारी वर्ग प्रजातियां हैं उल्लेखनीय विशेषताएं, जैसे भालू है, काला भालू, ग्रिजली भालू, ये मैमल्स हैं। शरीर के तापमान में मामूली कमी जिससे उनकी अपचय दर काफी धीमी हो जाती है। चमगादड़ जैसे छोटा भूरा चमगादड़, बड़ा भूरा चमगादड़ उदासीनता में रहते हैं। भोजन कमी से बचाव के लिए शीत ऋतु के दौरान ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। स्थलीय गिलहरी जैसे आर्कटिक स्थलीय गिलहरी है, शरीर का तापमान लगभग शून्य स्तर तक गिर जाता है। हेजहोग जैसे यूरोपीय हेजहोग है, ये हृदय गति और शरीर का तापमान काफी कम हो जाता है। ये मर्सुपिलस उदाहरण के लिए माउंटेन में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अल्पाइन क्षेत्रों में ये शीत निद्रा में रहते हैं। सरीसृप की बात करें, कछुए हैं, चित्रित कछुआ है, सांप है, जो कि आवासीय चयापचय पर निर्भर रहते हैं, जल के अंदर शीत निद्रा में रहते हैं। सांप है गार्टर स्नैक, ये शीत निद्रा में रहने के लिए सामुदायिक झुंड में रहते हैं। छिपकलियां हैं ग्रीन इगुआना, ये शीत ऋतु के दौरान बिलों में रहते हैं। उभयचर वर्ग है मेढक जैसे वुड फ्रॉग और बुल फ्रॉग, ये शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए विशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। सैलामेंडर
चित्तीदार सैलामेंडर है, भूमिगत जलीय वातावरण में हाइबरनेट करते हैं। मत्स्य वर्ग फिश है, कार्प है, जैसे कॉमन कार्प है, निम्न गतिविधि के साथ जल निकायों के तल पर हाइबरनेट करते हैं। कैटफिश है, चैनल कैटफिश है, शीतकाय में उपापचय जो है चयापचय धीमा हो जाता है। ये इंसेक्ट में गुबरैला लेडीबर्ग है, शीत निद्रा के दौरान गर्माहट के लिए आश्रय वाले स्थान पर समूह बनाते हैं। मधुमक्खियां जैसे भौरा है, यह रानी मधुमक्खी सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। तितलियां जैसे मॉर्निंग क्रो है, ये वृक्षों के खोखले हिस्सों या दरारों में शीत निद्रा में रहते हैं। और पक्षी वर्ग में है कॉमन पुअरबिल, फैलेनोप्टिकलस न्यूटालिडी। ये लंबे समय तक शीत निद्रा में रहने के लिए जाना जाने वाला एकमात्र पक्षी है जो उदासीनता जैसी स्थिति में प्रवेश करता है। इकोलॉजिकल हायरार्की है, इसमें एकल जीव रहते हैं, एकल जीव से जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर परितंत्र, फिर इससे क्या बनता है जैवमंडल। एकल जीव प्रजातियां, एकल जीव एक जीव जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं उनको कहा जाता है। प्रजातियां क्या होती हैं? जीवित जीवों का समूह जिसमें समान जीव होते हैं जो जीन का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जैसे होमो सैपियंस। वर्गीकरण की मूल इकाई होती है इनकी। पॉपुलेशन क्या होता है? एक विशिष्ट समय के दौरान परिभाषित क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाले अंतर प्रजनन जीवों का समुदाय, एक ही प्रजाति के, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। कम्युनिटी में अधिक प्रभावशाली वनस्पति के स्वरूप के नाम, इसका नाम रखा गया। उदाहरण के लिए चारागाह समूह, घास का प्रभुत्व, हालांकि इसमें जड़ी बूटियां, वृक्ष आदि हो सकते हैं। प्रमुख समुदाय बड़े आकार और अपेक्षाकृत स्वतंत्र, ये केवल बाहर से मिलने वाली सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। गौड़ समुदाय आसपास के समुदाय पर निर्भर होते हैं और इन्हें प्रायः सोसाइटीज कहा जाता है, और वे एक प्रमुख समुदाय के भीतर द्वितीय समुच्चय होते हैं, जैसे गाय के गोबर, लाइकेन का समूह। स्थिर समुदाय, इनमें वर्ष दर वर्ष उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता है। ये कभी कभार होने वाली अव्यवस्था, प्राकृतिक या मानव निर्मित और विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से प्रति लचीले होते हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई जहाँ जीवित जीव एक दूसरे एवं आसपास के वातावरण के साथ अंतरक्रिया करते हैं। बायोम क्या होता है? विशिष्ट पादपों और जंतु समूह का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो उसे विशेष वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। बायोम के 5 प्रमुख प्रकार हैं: जलीय, घास के मैदान, वन, मरुस्थल और टुंड्रा। बायोम पर्यावरण में विभिन्न होते हैं और एक बायोम में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण शामिल होते हैं। बायोम में पादप जंतुओं में समान जलवायु के कारण साझा विशेषताएं होती हैं तथा वे विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए टैगा वन उत्तरी गोलार्ध में सभी महाद्वीपों के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जयमंडल बायोस्फीयर पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर और नीचे का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है, और पृथ्वी के जैविक घटकों में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब कहते हैं बायोमंडल। बायोस्फीयर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, अत्यधिक ऊंचे पर्वतों पर, अत्यधिक गहरे महासागरों के चरम पर उपस्थित होते हैं। ये कभी कभी कवक बैक्टीरिया के बीजाणु 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन ये चयापचय रूप से निष्क्रिय होते हैं। जैसे सवाना का देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समुद्री क्षेत्र, मरुस्थलीय, शीतोष्ण, स्वच्छ जल और घास भूमि, टैगा वन, टुंड्रा वन। बायोम के सब प्रकार हैं। इकोलॉजिकल नीड क्या होता है? किसी प्रजाति को उसके पर्यावरण से पारिस्थितिक तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। किसी पर्यावरण में कोई भी 2 प्रजाति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके एक ही स्थान पर नहीं रह सकता है जब तक कि उनमें एक विस्थापित न हो जाए। इसको नीक बोलते हैं। निषेध के घटक हैं पर्यावास, वो भौतिक वातावरण जहाँ प्रजातियां रहती हैं। संसाधन है भोजन, जल और पोषक तत्व जो प्रजाति या उपभोग करती हैं। कार्य अंतरक्रिया क्या है? अन्य प्रजाति के साथ संबंध, जैसे प्रतिस्पर्धा, भक्षण, सहजीविता। पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका प्रजातियां जो पारिस्थितिक कार्य करती हैं, जैसे परागण या बीज प्रसार। जीवों के संरक्षण में निषेध ज्ञान एक आवश्यक भूमिका निभाता है। मैंग्रोव खारे अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में अपना निषेध निर्मित करते हैं, समुद्र तट को स्थिर करते हैं और जलीय जैव विविधता का समर्थन करते हैं। मधुमक्खियां पादपों के प्रजनन के लिए आवश्यक परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निषेध के प्रकार क्या है? फंडामेंटल निषेध, यह उन परिस्थितियों के पूरे स्पेक्ट्रम की जांच करता है जिसमें एक निश्चित प्रजाति जीवित रहने, बढ़ने और प्रजनन करने में सक्षम हो सकती है। प्रतिस्पर्धा जैसे जैविक पारिस्थितिकी अंतःक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता। और रियलाइज्ड निषेध क्या है? विशेष पारिस्थितिकी प्रक्रिया जहां एक प्रजाति सहअस्तित्व में रहते हैं, उन्हें वास्तविक निषेध के रूप में जाना जाता है और प्रजातियों के अनुभवों या कैसे जो कि कुछ परिस्थितियों का सामना करती हैं, उनकी रूपरेखा तैयार करती हैं। निषेध विलुप्ति को कैसे प्रभावित करते हैं देखेंगे। फैक्टर है, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल है। स्पेशलाइज्ड निषेध
विशेषीकृत निकेत वाली प्रजातियां विशिष्ट परिस्थितियों और संसाधन के लिए अत्यधिक अनुकूलित होती हैं। जैसे यदि बांस के वन समाप्त हो जाएं तो बांस निर्भर विशाल पांडा के विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। कंपटीशन क्या होता है, जब कई प्रजातियां एक ही निकेत के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं तो कमजोर प्रतिस्पर्धी पीछे रह जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। जैसे विदेशी अथवा आक्रामक ग्रे गिलहरी के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण ब्रिटेन में लाल गिलहरी की संख्या में गिरावट आई। हैबिटेट लॉस, किसी प्रजाति के पर्यावास का विनाश उसके निकेत को निर्जन बना सकता है। बंगाल फ्लोरिकन एक घास के मैदान का पक्षी जो है घास के मैदानों के पर्यावास के विनाश के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या है, तापमान, वर्षा और पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन किसी प्रजाति के निकेत को बाधित कर सकता है। ध्रुवीय बालू को आर्कटिक की बर्फ के टुकड़े सिकुड़ते और जलस्तर में वृद्धि में विलुप्त होने का खतरा। विलुप्त होने से बचने के लिए जीवों द्वारा निकेत अनुकूलन के प्रमुख उदाहरण हैं। जीव विलुप्त होने से बचने के लिए बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति या प्रतिस्पर्धा के अनुसार अपने निकेत को अनुकूलित करते हैं। यह अनुकूलन व्यवहारिक संरचना या पारिस्थितिकी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पेम्पर्ड मोथ है, मतलब विस्टन ब्यूटेलेरिया। ये मूल निकेत का ओरिजिनल निकेत इनके हल्के रंग के पतंगे जो लाइकेन से ढके वृक्ष से मिलते हैं। अनुकूलन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान गहरे रंग के पतंगे वृक्षों पर प्रभावशाली रूप से प्राप्त। अब आउटकम है, अपने जीवन वातावरण से अनुकूलन करने तथा समान रंग रूप अपनाकर व्यापक शिकार बचने से बच गए। गैलापागोस फिंच है, ये एक समान चोंच वाले बीज खाने वाले फिंच है। मूल निकेत इनका था। फिर अनुकूलन एडॉप्टेशन, इसमें ये हुआ कि विभिन्न खाद्य स्रोत जैसे बीज, कीट कैक्टस से विशेषज्ञता के लिए विविध चोंच की आकृति और आकार बदली। फिर अनूठे आहार निकेतों पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिस्पर्धा से बच गए, जिसमें अनुकूलीकरण हुआ। प्रवाल प्रजाति उष्णकटिबंधीय समुद्र में गर्म उथला जल में रहते थे। ये कुछ मूंगे समुद्र में थोड़े उच्च तापमान और अम्लता में वृद्धि को सहन करने के अनुकूलित हो गए। फिर क्या हुआ, जलवायु प्रेरित विरंजक घटनाओं के बीच प्रवाल भित्तियों का आंशिक अस्तित्व बने रहना। ध्रुवीय भालू बर्फ में रहने वाली सीलों पर रहते थे। फिर जैसे जैसे पिघलती हुई भूमि की स्वच्छता, सफाई, पक्षियों के अंडे, जामुन इत्यादि को बढ़ावा मिला, अडॉप्टिव हो गए। फिर अस्थायी उत्तरजीविता रणनीति, हालांकि दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित है इनका। कोयोटस जो है कैनिक्स लैट्रॉन्स, ये उत्तरी अमेरिका के मैदान और घास में भूमि में पाए जाते थे। ये मानव भोजन, अपशिष्ट और छोटे शिकार दोहन करके शहरी और उपनगरीय वातावरण के अनुकूल बने। फिर मानव विकास के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्तार इनका हुआ। सिक्लिड मछली है जो अफ्रीका की झीलों में अलग अलग गहराई और भोजन संबंधी प्रतियोगिताएं थी। इनकी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए विशिष्ट आहार रणनीतियां जैसे शैवाल, प्लवक या घोंगे को खाना इन्होंने शुरू किया। फिर विक्टोरिया झील जैसे झीलों में निकेत विभेदन के माध्यम से उच्च जैव विविधता इसमें हुई। कंगारू चूहे हैं, उत्तरी अमेरिका में शुष्क मरुस्थल में रहते थे। शिकारियों निर्जलीकरण से बचने के लिए कुशल जल प्राधिकरण क्षमता और आतिजल विशेषताएं विकसित इनमें हुई। फिर ये जल की हानि को कम करते हुए अत्यधिक शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए बने। हमिंग बर्ड है, वनों में सामान्य पराग स्रोतों पर निर्भर थे। फिर क्या हुआ, विशिष्ट पुष्पों तक पहुंचने के लिए चोंच की विशेष आकृति जिसमें अन्य पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा को कम किया बने। फिर क्या हुआ, पारस्परिक अस्तित्व सुनिश्चित करते हुए विशिष्ट पादपों के साथ सहज विकास इनका हुआ। हैबिटेट क्या है, प्राकृतिक पर्यावास, भौतिक पर्यावरण में जिसमें कोई जीव निवास करता है। सामान्य आवश्यकताओं के आधार पर अनेक जीव एक ही पर्यावास साझा कर सकते हैं। उनके पर्यावास मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सभी पर्यावास पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जबकि सभी पर्यावास पर्यावास नहीं होते। इकोटोन, इकोक्लाइन और कोर प्रभाव क्या है, तो दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां दो समुदाय मिलते हैं, एकीकृत होते हैं। इनमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रिक विशेषताएं शामिल होती हैं, जैसे मैंग्रोव वन, घास का मैदान। यह संकीर्ण घास के मैदान वन के बीच विस्तीर्ण वन और मरुस्थल हो सकते हैं। तनाव का क्षेत्र है, निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र के मध्यवर्ती परिस्थितियां। इकोटोन में निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र की व्यापक प्रजातियों के मौजूद होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में कहीं अधिक उत्पादकता होती है। बेहतर ढंग से विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव मिल सकते हैं जो निकटवर्ती समुदाय से बिल्कुल अलग हों। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और आर्द्रभूमि, ठीक है। इकोटोन, इकोक्लाइन और कोर प्रभाव। इकोटोन दो बायोम के बीच संक्रमण क्षेत्र जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं।
इनमें दोनों पारिस्थितिक तंत्र विशेषताएं शामिल हैं, जैसे मैंग्रोव वन होते हैं, यहाँ घास का मैदान वन और मरुस्थल दोनों के बीच का इकोटोन। यह संकीर्ण घास का मैदान विस्तीर्ण वन होते हैं। तनाव का क्षेत्र जोन ऑफ टेंशन, निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र की मध्यवर्ती परिस्थितियां। इकोटोन में निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र की व्यापक प्रजातियों के मौजूद होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में कहीं अधिक उत्पादकता होती है। बेहतर ढंग से विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव शामिल होते हैं जो निकटवर्ती समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। यह है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये जलीय है, बीच में है इकोटोन संक्रमण क्षेत्र, यह आर्द्रभूमि वेटलैंड। फिर इकोक्लाइन क्या होता है? ऐसी पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक लेकिन निरंतर परिवर्तन का क्षेत्र। प्रजातियों के संगठन के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। यह पर्यावरणीय प्रवणता, ऊंचाई, तापमान, लवणता, गहराई इत्यादि जैसे जैविक कारकों से क्रमिक परिवर्तन को देखने को मिलता है। कोर प्रभाव, कोर प्रजातियां। किसी भी समुदाय की तुलना में इकोटोन में विविध पारिस्थितिकी विशेषताओं की उपस्थिति, प्रजातियों की उच्च संख्या, जनसंख्या घनत्व को कोर प्रभाव कहा जाता है। जो प्रजातियां इस क्षेत्र के मुख्य रूप से या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें कोर प्रजातियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कोर प्रभाव विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होते हैं। वन और मरुस्थल के बीच के इकोटोन में पक्षियों का घनत्व अधिक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई जहाँ जीवित प्राणी आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण जिसमें रहते हैं के साथ अंतरक्रिया करते हैं, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है एवं विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे तत्वों का चक्रण आदि पूर्ण होता है। यूपीएससी 2015 में आता है। सभी पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र नहीं होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित जीवों को संदर्भित करते हैं जो एक दूसरे के और पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करते हैं। इनमें उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन शामिल होते हैं जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यह जैविक घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन खनिज है, उष्मा रिलीज हो रही है, उत्पादन है, पादप, उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, जीवाणु, कवक होते हैं। हाँ, पारिस्थितिक विशेषताएं और ठीक है, चलिए देखते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स कौन होते हैं। ठीक है, ये पहले ऑटोट्रॉप्स देखते हैं। ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश और कार्बनिक पदार्थों का उपयोग जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या निर्मित करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। कोर प्रभाव, कोर प्रजाति किसी समुदाय की सेकंड ठीक है, किसी समुदाय की तुलना में इकोटोन में विविध पारिस्थितिक विशेषताओं की उपस्थिति, प्रजातियों की उच्च संख्या, जनसंख्या घनत्व को कोर प्रभाव कहा जाता है। जो प्रजाति इस क्षेत्र में मुख्य रूप से या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें कोर प्रजातियां कहा जाता है। उदाहरण के ठीक है, ऐसा तो हो चुका था। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र प्रकृति की कार्यात्मक इकाई जहाँ जीवित प्राणी आपस में संयोग करते हैं, ये भी तो हो चुका था। तो हाँ, ऑटोट्रॉप्स तो वे जीव जो सीधे सूर्य के प्रकाश से अपनी क्रियाएं करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे जलीय तंत्र में हरे पादप, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और सूक्ष्म शैवाल आदि। ये 2021 पूछा था। और हेटेरोट्रॉप ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर होते हैं, हार्बीवोर्स पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे भेड़, खरगोश आदि होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी जो शाकाहारी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे भेड़िए, कुत्ते आदि। टर्सरी कंज्यूमर मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर आदि। ओमनिवोर्स पादप और जंतु दोनों के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, भालू आदि। माइक्रो कंज्यूमर्स फैगोट्रॉप्स कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। ऑस्मोट्रॉप्स खुले हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स विघटक मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि। डेट्रिटिवोर्स अपरदन कारक के परपोषी जीव होते हैं जो अपरद यानी दूसरे जीवों या उनके मल के छोटे छोटे टूटे हुए अंशों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे केंचुआ आदि। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? अजैविक घटक एक पारिस्थितिक तंत्र में निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं जो सजीव प्राणियों को प्रभावित करते हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिस्थितिकी तंतियां प्रदान करने के
पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को निर्मित करते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, सूर्य की रोशनी, तापमान, पोषक तत्व, ऊंचाई आदि। अजैविक घटक और स्थलीय स्वपोषी तंत्र और उनके प्रभाव। लाइट है, तीव्र प्रकाश पादपों की जड़ों में वृद्धि को बढ़ावा देता है, तने को छोटा करता है, परिणाम स्वरूप पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं। कम तीव्रता वाले प्रकाश पादपों की वृद्धि, पुष्प खिलने और फल लगने में बाधा डालता है। प्रकाश संश्लेषण में केवल लाल और नीली रोशनी ही प्रभावी होती है। नीला प्रकाश पादपों का आकार छोटा होता है, पराबैंगनी प्रकाश बौनेपन का प्रकार बनता है और लाल प्रकाश लंबे पांडुलित पादपों का निर्माण करते हैं। टेम्परेचर है, उच्च तापमान के कारण जीवद्रव्य संबंधी प्रोटीन का जमाव, ऊतकों का सूखना और नमी की कमी हो जाती है। कम तापमान और मृदा में नमी कम करता है, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है तथा कोशिकाओं में जल की कमी करता है, जिससे गांठों का निर्माण होता है। स्नो क्या है, वनस्पतिक विकास अवधि को कम करता है। अंकुरों को अत्यधिक निम्न तापमान और पाले से बचाने के लिए सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन मृदा नाइट्रोजन के लिए पादपों सूक्ष्मजीवों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण एक सीमित पोषक तत्व है। वाटर शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक वितरण को प्रभावित करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करता है। मृदा है, पादपों की जड़ों के लिए पोषक तत्व, जल और आश्रय प्रदान करती है। पीएच स्तर है, मृदा जल की अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करता है, जिससे पादपों और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि प्रभावित होती है। मिनरल्स है, पादपों के विकास और जैविक कार्य में महत्वपूर्ण होते हैं। बीज प्रसार है, वाष्पोत्सर्जन दर है और तापमान विनिमय को प्रभावित करती है। पर प्रेसिपिटेशन है, जल की उपलब्धता निर्धारित करता है, जिससे पादपों की वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता प्रभावित होती है। ये सब चीजें हैं। पारितंत्र की प्रणाली है। परितंत्र की प्रणाली निम्न चरणों के माध्यम से समझी जा सकती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी अनुक्रमण है वो प्रक्रिया जहाँ पौधे पैमाने पर परिवर्तन या विनाश के कारण किसी क्षेत्र में पादप और जंतु समुदाय समय के साथ परिवर्तित होते हैं। इनकी गति भौगोलिक अवस्थिति से प्रभावित होती है और बड़े महाद्वीप के मध्य के क्षेत्रों में तीव्र गति से होती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के चरण हैं, इनमें वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन शामिल है, जो निम्नलिखित चरणों से स्पष्ट होता है। अग्रणी समुदाय है, पॉइनियर कम्युनिटी। किसी क्षेत्र में आने वाला पहला पादप समुदाय अग्रणी पादप समुदाय कहलाते हैं। अनुक्रमिक चरण अथवा क्रमक परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, जहां एक समुदाय दूसरे का स्थान लेता है। संक्रमणकालीन समुदायों को भी प्रतिस्थापित किया जाता है तथा उत्पादकता में वृद्धि, पोषक तत्व परिवर्तन, जैव विविधता और जटिल खाद्य जाल इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्राथमिक अनुकरण बंजर स्थलाकृति है, अग्रणी समुदाय है, मध्यवर्ती समुदाय है, शीर्ष समुदाय है। द्वितीयक अनुक्रमण में परिवर्तन है, मध्यवर्ती समुदाय और शीर्ष समुदाय है। शीर्ष या चरम समुदाय अंतिम चरण स्थिर और परिपक्व या अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाला चरण है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार है। प्राथमिक अनुक्रमण यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ कोई पिछला समुदाय अस्तित्व में नहीं था या इन्हीं नग्न कठोर वातावरण जैसे नई चट्टानें, रेत के टीले आदि। अग्रणी प्रजातियां हैं, सूक्ष्मजीव काई लाइकेन जैसे कठोर प्रजातियां तथा कवक प्रोटोजोआ जैसे प्रजातियां अन्य जीवों के साथ सजीवी संबंध स्थापित कर सकती है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है द्वितीयक अनुक्रमण। बाढ़, सूखा, आग जैसी प्राकृतिक घटनाओं या वनों की कटाई, कृषि आदि जैसे मानवीय हस्तक्षेप से मौजूदा समुदाय का पूर्ण आंशिक विनाश होता है। स्थान पर पहले से विकसित मृदा मौजूद होती है। प्रारंभ में कठोर घास, उसके बाद शाकाहारी पादप और अंततः वृक्षों का विकास। तीव्र गति, क्योंकि यह मौजूदा मृदा और सामुदायिक अवशेषों पर घटित होता है। कारणों के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। ऑटोजेनिक अनुक्रमण उस समुदाय के जैविक घटकों द्वारा स्वयं ही विकसित किया जाता है। एलोजेनिक अनुक्रमण पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों जैसे आग, बाढ़ द्वारा विकसित किया जाता है। पर्यावास के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार हैं। जराक अनुक्रमण निम्न नमी वाली भूमि पर होता है, उदाहरण के लिए नग्न चट्टान। अग्रणी है, शुष्क पारिस्थितिकी के लिए अनुकूलित पादप। और प्रोग्रेशन है, प्रगमन। अनुक्रमण से मीसोफाइटिक पर्यावास प्राप्त होता है। हाइड्रार्क अनुक्रमण है, जल निकायों में विकसित होता है। अग्रणी है, प्राथमिक अनुक्रमण पादप प्लवक। प्रगमन पादप प्लवक तैरते एंजियोस्पर्म जड़ वाले हेडोफाइट्स, सेज, घास, वृक्ष। लिथोसेरे जो है चट्टान आधारित अनुक्रमण, नग्न चट्टानों पर शुरू होने वाला एक प्रकार का प्राथमिक उत्तराधिकार, इसके प्रमुख चरण निम्न है। लाइकेन और मांस मृदा निर्माण के लिए चट्टान को तोड़ते हैं और इसके बाद घास, झाड़ियां और वृक्षों का विकास होता है। सामोसेरे रेत आधारित अनुक्रमण, रेत के टीलों पर होने वाला अनुक्रमण इसके प्रमुख चरण है। मराम घास जैसे अग्रणी पादप रेत को स्थिर करते हैं, झाड़ियां, वनों का क्रमिक विकास होता है।
हेलोसेरे लवड़ी जल पर आधारित अनुक्रमण, लवड़ी आर्द्रभूमि या मैंग्रोव जैसे लवणयुक्त वातावरण में अनुक्रमण। इसके प्रमुख चरण है लवण सहिष्णु पादों से प्रारंभ होता है। मृदा की लवणता कम होने पर कम लवण सहिष्णु प्रजातियों की ओर बढ़ता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह। पोषण स्तर है। पोषण स्तर एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है और एक पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला में किसी जीव द्वारा ग्रहण की गई स्थिति है। एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक दिशीय रूप में प्रवाहित होती है, मतलब एक ही तरह चलती है और जैसे निचले पोषण स्तर से उच्च पोषण के स्तर की तरफ ये चलती है। इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा सदैव मतलब जो उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर, वहां से कंज्यूमर तक जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। और ये लिंडमैन का सिद्धांत है पोषक स्तरों पर ऊर्जा की हानि। जैसे ये है प्रोड्यूसर, तो यहाँ से ऊर्जा का इसका मान लो ये है 10 क्या है 1 लाख है, इसका 10% यहाँ पर 10,000 पे जाएगा। फिर द्वितीय कंज्यूमर पास से 1,000 पहुंचेगा और तृतीय के पास 100, फिर जो चौथा पोषण स्तर होगा वहां पर 10 पहुंचेगा। तो इस तरह से लिंडमैन का है कि जो ऊर्जा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से 10% घटता चला जाता है। यह लिंडमैन का नियम है। और यहाँ पर है लिंडमैन का 10% नियम, समझ ही गए हैं आप। पोषण स्तरीय अंतरक्रिया क्या होती है? पोषण स्तरीय अंतरक्रिया निम्नलिखित 3 धारणाएं शामिल हैं: खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? मान लीजिए उत्पादक घास है, इसको टिड्डा खा रहा है और फिर टिड्डा को ब्लूबर्ड खा रहा है, फिर ब्लूबर्ड को सांप खा रहा है, ठीक है। और सांप को जब खत्म हो जाता है तो उल्लू खा रहा है, फिर ये जो है खाद्य श्रृंखला जैसे अपघटक इसको अपघटित कर रहे हैं, फिर उत्पादक, फिर ये श्रृंखला चलती रहती है। फूड चेन क्या होता है? जैसे ये रहा फूड चेन, ये जैसे मान लीजिए मेंढक है, मेंढक को कौन खा रहा है? ये बाज भी खा रहा है और मेढक को मेढक जो है, मेढक को मान लो ये सांप भी खा रहा है। और तो इस तरह से मेढक जो है इन लोग को खा रहा है, मान लो कीट पतंग को खा रहा है और ये फुट फ्राई को खा रहा है, तितली खा ले रहा है, टिड्डा खा ले रहा है। तो इस तरह से एक ही चीज कई चीज जो खाने नेटवर्क बना रहे हैं ना, खा खा के जोड़ के, वही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फूड चेन देखते हैं तो एस्पेक्ट्स है, पहलू है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, सजीव उत्पादक पादप है। और इस है डेट्रिटिस फूड चेन है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों को विघटित करना है। और इनिशियल ऑर्गेनिज्म है, इसमें शाकाहारी सजीव उत्पादकों का उपभोग है। विघटन है, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना। इंटरमीडिएट कंज्यूमर है, मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हुए डेट्रिटोवोरस है, अपरत का सेवन करते हैं। कुछ हानिकारक पदार्थ केचुमी, खनखजूरा और वुडलाइट्स हैं। ऊर्जा प्रवाह क्या है? प्रत्यक्ष उपभोग मार्ग है, क्षय के माध्यम के अप्रत्यक्ष उपभोग मार्ग है। घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप। डाइटम्स है, क्रस्टेशियन है, जैसे झींगे हैं, लॉबस्टर के कड़े हैं, बर्नाफॉल है और केपिपोड्स है, हेरिंग्स छोटी मछली है। और गिरते हुए पत्ते हैं, केचुआ है, पक्षी है। पृथ्वी पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कछारड़ खाद्य श्रृंखला अधिक प्रभावी होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपरत खाद्य श्रृंखला अधिक प्रभावी होता है। मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खियों को अपने भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, ये भी पता होगा आपको। अब खाद्य जाल तो मैंने बताया। टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन ऑफ इन ए फूड, तो देखेंगे क्या है? म्यूचुअलिज्म, सहजीविता। इसमें परस्पर क्रिया से दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है। जैसे मधुमक्खियां परागण करने वाले फूलों का अमृत और परागण दोनों प्राप्त करती हैं। उदाहरण है जैसे क्लाउनफिश और समुद्री एनीमोन है, और लाइकेन है, कवक और शैवाल। पारस्परिक संबंध, ये सब है म्यूचुअलिज्म के। और है कॉमेंसलिज्म के, जिसे सहभोजिता बोलते हैं। एक प्रजाति लाभान्वित होता है और दूसरा उससे अप्रभावित रहता है। जैसे बर्नाकल हेल से जुड़ जाते हैं, बर्नाकल लाभान्वित होते हैं, वेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वृक्ष की पत्तियों शाखाओं पर उगने वाले परपोषी पादपों पर पादपों को लाभ होता है, वृक्ष उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रोमोरा शार्क पर सवारी करते, रोमोरा को सुरक्षा मिलती है, शार्क अप्रभावित रहता है। पैरासिटिज्म होता है, एक प्रजाति को दूसरे की कीमत पर लाभ होता है। जैसे पिप्सू कुत्ते का खून पीते हैं, जो होते हैं दीमक वगैरह, इससे पिप्सू को लाभ होता है और कुत्ते को हानि होती है। पशुओं के हाथों में रहने वाले टेपोवार्म को लाभ होता है, बेजुबान पशु को हानि होती है। मच्छर मनुष्य का खून पीते हैं, मच्छरों को लाभ होता है, मनुष्य की बीमारियों के रूप में होता है।
नुकसान होता है। और परभक्षण होता है, एक प्रजाति दूसरे को शिकार करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे शेर ज़ेबरा का शिकार करता है, उसे खा जाता है, साँप चूहे को पकड़कर खा जाता है, चील नदी में मछली का शिकार करती है। कॉम्पिटिशन होता है, संयमित संसाधनों को साझा करने में दोनों प्रजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। सवाना में शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते शेर और लकड़बग्घे। जंगल में पादप सूर्य की रोशनी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पक्षी एक पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एमेसिलिज्म क्या होता है? असहभोजिता, एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरे अप्रभावित रहता। काले अखरोट वृक्ष विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जो आसपास के पादपों के विकास को रोकता है। जैसे प्रतिजैविक उत्पादक जीवाणु सहित अन्य हानिकारक जीवों के विकास को रोकता है। एलोलोपैथी, पादप ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो आसपास के पादपों के विकास को बाधित करता है। फैसिलिटेशन होता है सुगमता, एक प्रजाति अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को लाभ पहुंचाता है। नर्स पौधे अंकुरित पादपों को छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। पुंगा चट्टानें विविध प्रकार की समुद्री प्रजातियों का आवास प्रदान करती हैं। मृत वृक्ष या पादप कठफोड़वा और अन्य गुहा घोंसला बनाने वाले पक्षियों के लिए निवास स्थल करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये विभिन्न पोषण स्तरों के बीच संबंधों का ग्राफीय निरूपण है। 36 बार विशिष्ट पोषण स्तरों को दर्शाता है और बार की लंबाई प्रत्येक पोषक स्तर पर जय भार ऊर्जा या कुल्लू संख्या को दर्शाती है। पारिस्थितिक पिरामिड की श्रेणियां क्या है? संख्या पिरामिड या प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं जीवों की संख्या घटती है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, डायटम्स है, फिर जो प्लैंक्टॉन शाकाहारी प्राथमिक है, छोटी मछली है प्राथमिक मांसाहारी द्वितीयक है, बड़ी मछली है जैसे गारफाइक है द्वितीय मांसाहारी द्वितीयक। जयभार पिरामिड है, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के कुल बायोमास को दर्शाता है। आमतौर पर जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा के क्षय के कारण जयभार कम हो जाता है। जैसे ये घास की झाड़ियां है 500 है इसका जयभार, और हिरण का है 100 और चीता का है 10। और ये है ऊर्जा का उत्पादन पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ये पोषण स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव प्रतिनिधित्व करता है। समानता पिरामिड में ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा की उपलब्धता कम हो जाती है, इसलिए पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर सीधे जाता है। जैसे आपको बताया था ना 10% का हास ही ऊपर जाते हुए घटता जाता है। तो उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय देख सकते हो। अपघटक है, पुनर्चक्रित होते हैं। सबसे ज्यादा मतलब उत्पादक के पास एनर्जी होगी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, इस तरह से। तो इसलिए ये सीधी रेखा में ही चलता है। परितंत्र इकोसिस्टम है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है और पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ नंबर है। तो इकोसिस्टम में ग्रासलैंड में है, ये हमेशा क्या रहता है? ग्रासलैंड में जो होता है पिरामिड एनर्जी का, देखिए एनर्जी का पिरामिड हर जगह अपराइट ही रहेगा, मतलब सीधा रहेगा। और यहाँ पर देखें घास भूमि में जयभार का जो होगा वो भी अपराइट होगा और पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट होगा। लेकिन जलीय में क्या होगा? ये जयभार जो होगा ये इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा और ये सीधा रहेगा। इसमें संख्या पिरामिड इसका याद रखिएगा, पूछता है। और फॉरेस्ट में क्या होता है? अपराइट तो है ही, ये भी अपराइट है और स्पिंडल के आकार का होता है इसमें, स्पिंडल के आकार का। और ये और ये परजीवी खाद्य श्रृंखला है, पैरासिटिक फूड चेन, ये सीधा तो इसमें रहेगा, दोनों में सीधा रहेगा और इसमें उल्टा रहेगा, इन्वर्टेड। जो चेंजेस हैं इसमें ज्यादा है, बाकी इसमें देख सकते हैं जलीय वाले में उल्टा है। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड बायोमास सब में अपराइट ही है, बस जल में उल्टा है। और इसमें देखिए नंबर ऑफ पिरामिड, इसमें दोनों में मतलब घास भूमि जलीय में अपराइट ही है और इसमें स्पिंडल शेप्ड है, किसमें? वन में, और उल्टा है किसमें? खाद्य श्रृंखला में। उल्टा जलीय जयभार पिरामिड देखेंगे, इन्वर्टेड एक्वाटिक बायोमास पिरामिड। जलीय पारसी तंत्र बायोमास पिरामिड प्राय उल्टा होता है क्योंकि पादप जो फ्लाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं और प्राथमिक उत्पादक, उनकी संख्या जो होती है उत्पादन की दर के बावजूद उनके तीव्र गति से परिवर्तन कारण निम्न स्थायी बायोमास होता है तथा जंतु प्लवक प्लैंक्टॉन्स और मछली जैसे प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता के बड़े बायोमास के बनने में सहायता करता है। छोटे उत्पादकों जैसे बड़े उपभोक्ताओं तक कुशल ऊर्जा हस्तांतरण और उल्टे पिरामिड की संरचना में योगदान देता है। इन्वर्टेड ट्रीटस पिरामिड ऑफ नंबर, तो अपरज संख्या पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि बड़े धीरे धीरे विकसित होने वाले अपरद बड़ी संख्या में छोटे अपरदों का समर्थन करते हैं। हालांकि अपरदों का बायोमास कम होता है, उनकी संख्या अपरद के बायोमास की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है, जिसमें एक उल्टा पिरामिड बनता है जहां थोड़ी बड़ी अपरद वस्तुएं कई छोटे अपघटकों का समर्थन करती हैं। परितंत्र में गैर निम्नीकरण प्रदूषकों का संचलन,
गैर निम्नीकरण प्रदूषण के अपरद कारकों द्वारा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन विशेष रूप से हानिकारक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इन प्रदूषकों द्वारा क्रियान्वित प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जैव संचय और जैव आवर्धन। डेफिनेशन क्या है? पहलू जैव संचयन और जैव आवर्धन। समय के साथ किसी जीव में प्रदूषकों का क्रमिक निर्माण, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों पर प्रदूषण सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि। और यह मैकेनिज्म क्या होता है? जैव संचयन में प्रदूषक तक संचयित होते हैं तथा अंतर्ग्रहण की दर उत्सर्जन की दर से अधिक हो जाती है। जैव आवर्धन उच्चतर पोषण स्तर संचित प्रदूषकों के साथ जीवों को ग्रहण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इसका स्तर बढ़ जाता है। पदार्थ या प्रदूषक की विशेषताएं कम निम्नीकरण वाले लगातार लंबे समय तक पर्यावरण विद्यमान रहने वाले प्रदूषक हैं जैसे डीडीटी। और इसमें है लंबी जैविक अर्ध आयु वसा में घुलनशील और जल में अघुलनशील डीडीटी। प्रमुख उदाहरण क्या है? मछली में पारे का संचय जैव संचयन में, और इसमें छोटी मछलियों से लेकर बड़ी शिकारी मछलियों तक मनुष्य पर पारे की सांद्रता में वृद्धि है जैव आवर्धन में। जीव पर प्रभाव अलग अलग जीवों को प्रभावित करते हैं जिनमें संभावित विषाक्तता या स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। उच्च पोषण स्तर पर प्रभाव को बढ़ाता है जिससे संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र प्रभावी होता है। प्रोसेस क्या है? एक जीव के भीतर उसके पूरे जीवन काल में होता है जैव संचयन। और जैव आवर्धन होता है शिकारी शिकार संबंधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में। पोषक तत्व चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र पोषक तत्व चक्र है जो बहु रासायनिक चक्र है। ऊर्जा प्रवाह पोषक तत्व परिसंचरण का पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं होती। खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को अनिश्चित काल तक पुनर्चक्रित किया जा सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्व जीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोषक चक्र से तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच इस तत्व का निरंतर संचलन से है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं साइकिल्स। प्रतिस्थापन की गति के आधार पर पोषक चक्रों को पूर्ण और अपूर्ण प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक तत्वों की पूर्ति उतनी ही तीव्र गति से होती है जितनी तीव्र गति से उनका उपयोग किया जाता है। गैसीय चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र तीव्र चक्र प्रतिस्थापन के साथ आमतौर पर परिपूर्ण होते हैं। इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक तत्वों का उपभोग जितनी तीव्र गति से किया जाता है उतनी तीव्र गति से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, जो प्रायः अवसादी चक्र से जुड़ा होता है। कुछ पोषक तत्व तलछट में दब जाते हैं और अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहते हैं। गैसीय चक्र है, इस चक्र में वायुमंडल या जलमंडल जलाशय के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण में जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, मीथेन चक्र आदि शामिल है। अवसादी चक्र है, पृथ्वी की भूपर्पटी अवसादी चक्र के लिए भंडार के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम चक्र शामिल है। कार्बन साइकिल है, इसमें वायुमंडल और जीवों के बीच आदान प्रदान शामिल है। आमतौर पर इसे एक अल्पकालिक चक्र माना जाता है। चक्र के प्रमुख चरणों में शामिल है। वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन हरे पादपों और पादप प्लावकों में अवशोषित होता है। श्वसन और अपघटन की क्रिया द्वारा कार्बन वायुमंडल में वापस लौट जाता है। कुछ कार्बन दलदली मृदा, जलीय अवसादों या जीवाश्म ईंधन दीर्घकालिक चक्र में प्रवेश करता है। दीर्घकालिक कार्बन को निकलने में अधिक समय लग जाता है। जैसे कि दलदली मृदा या तलीय अवसादों में गहरे महासागरों में कार्बन लाखों वर्षों तक दबा रह सकता है जब तक कि वो भूवैज्ञानिक संचलन चट्टानों को समुद्र तल से ऊपर विस्थापित न कर दे। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, कार्बनिक यौगिक जो विघटित होने से पूर्व भूमि के नीचे दबे हुए थे, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बनिक यौगिक जीवाश्म ईंधन में रूपांतरित हो गए। जलाए जाने पर संग्रहित कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। कांगो नदी बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय बीटलैंड है, जिसमें जीवाश्म ईंधन से होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 3 वर्ष के बराबर भंडार हैं तथा इसके संभावित विनाश से वैश्विक जलवायु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन के स्रोत हैं विद्युत पराबैंगनी विकिरण, औद्योगिक प्रक्रियाएं, वनाग्नि, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन तथा थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन इत्यादि वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड में योगदान देते हैं। यूरिक एसिड मृत वनस्पति जीव जंतु जैसे पशु अपशिष्ट नाइट्रेट रूप से नाइट्रोजन को सीधे मृदा में मिलाते हैं।
कोयला जलाने में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एरोसोल तथा अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अम्लीय वर्षा नाइट्रस और नाइट्रिक सल्फ्यूरिक और नाइट्रसल्फ्यूरिक अम्ल एक जटिल मिश्रण है। नाइट्रोजन चक्र के चरण होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन वाले सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयनों में स्थिर करते हैं। उदाहरण में मुक्त जीवित मृदा बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर, सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीव वो औद्योगिक प्रक्रियाओं और विद्युत द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पादपों में अल्फा अल्फा, चना, तिपतिया घास, मटर, बीन्स, सोयाबीन, मसूर शामिल हैं। ये पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादप के उपयोग के रूप में परिवर्तित करके मृदा की उर्वरता में सुधार करते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नाइट्रीकरण जो होता है अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं। विशेष नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर द्वारा अमोनिया आयनों का नाइट्राइट और नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। नाइट्रेट पादपों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, पत्ती में अमोनिया का परिवर्तित हो जाते हैं जिनमें अमीनो अम्ल बनता है। अम्लीकरण क्या होता है? बैक्टीरिया नाइट्रोजन अवशिष्ट उत्पादों यूरिया, यूरिक एसिड तथा मृत अवशेषों को अमोनिया या अमोनियम आयनों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। विनाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रेट को मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए विशेष विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यह नाइट्रोजन वायुमंडल में शामिल हो जाता है और इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र पूरा करता है। जैसे आप देख लीजिए वायुमंडल से नाइट्रस ऑक्साइड को ये डायरेक्ट प्लांट नहीं लेते हैं, ये नाइट्रीकरण होता नाइट्रेट में बदलता है। मतलब ये देखिए प्लांट है इसमें अजैविक नाइट्रोजन है इसकी जड़ों में। फिर क्या करता है? ये देखिए अमोनिया है तो निकलता है। फिर क्या होता है? जैविक नाइट्रेट है, फिर खनिज लवण मिलता है, अमोनिया बनता है और आदान प्रदान मृदा में स्थिरीकरण होता है, फिर वाष्पीकरण होता है इसका, फिर ये पादपों द्वारा ग्रहण होता है। ये नाइट्रेट में देखिए नाइट्रीकरण हुआ, नाइट्रोजन में बदला, निक्षालन हुआ, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। नाइट्रोजन यहाँ से आता है, फिर ये सब प्रोसेसेस होते हैं, फिर जैविक नाइट्रोजन सब बनता है, फिर ऐसे निकलते हैं वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन चक्र तो ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी के वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में ऑक्सीजन O2 वितरित को नियंत्रित करता है। जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ले रहा है? ये मान लो गाय है, ये जी छोड़ रहा है, आप भी छोड़ रहे हो, या विघटन हो रहा है किसी जीव का, वहां से निकल रहा है, ये औद्योगिक दहन से निकल रहा है, सब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को निकालता है। ठीक है, यहाँ पर देख वातावरण में छोड़ रहा है। ऑक्सीजन भंडार वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित होती है। वो जैवमंडल जैविक अणुओं में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित और श्वसन में अवशोषित होती है। जलमंडल जल में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवन में सहायक और पृथ्वी की परपटी में ऑक्सीजन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चक्रित होती है। क्लोज प्रोसेस तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, दहन द्वारा और विसरण और विनिमय द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आदान प्रदान जैसे वायुमंडल जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और श्वसन के दौरान उपभोग या अवशोषण होता है। जलमंडल स्थलमंडल में जलीय वातावरण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीजन का विनिमय होता है। मानवीय गतिविधियां उन्मूलन फिर ऑक्सीजन उत्पादन कम हो जाता है, जबकि शहरीकरण, उद्योग और ऑक्सीजन के क्षरण में योगदान करते हैं। मीथेन है, मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसकी अपनी इस क्षमता के बावजूद मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है। मीथेन के प्राकृतिक स्रोत हैं वेटलैंड्स हैं, जिसमें हाइपोक्सिक कम ऑक्सीजन स्थितियों में मीथेनोगेन्स कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान मीथेन का उत्पादन करते हैं। आधभूमिय प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का लगभग 80% योगदान देती हैं। दीमक टर्माइट्स जो होते हैं, ये दीमक की आंत में सूक्ष्मजीव पाचन के दौरान अवायवीय किण्वन के माध्यम से मीथेन का उत्पादन करते हैं। ओशियंस में मीथेन का उत्पादन निम्नलिखित कारण से होता है। समुद्री जीव प्लैंक्टन्स और मछली में अवायवीय पाचन के द्वारा, अवसाद और जल निकासी क्षेत्रों में मीथेन का उत्पादन। मीथेन हाइड्रेट्स होता है, इसका निर्माण तब होता है जब महासागर में उच्च दाब निम्न तापमान के तहत हाइड्रोजन बंधित जल एवं मीथेन गैस परस्पर क्रिया करते हैं। यह गहरे समुद्री अवसादों में क्रिस्टलीय बर्फ के रूप में पाया जाता है, परमाफ्रॉस्ट में फंसा हुआ होता है। अस्थिरता के जोखिम महासागरीय अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन या मानवजनित हस्तक्षेप से बड़ी मात्रा में मीथेन निकल सकता है, जो संभावित रूप से व्यापक सामूहिक विलोपन का कारण बन सकता है।
मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। विश्व स्तर पर कुल CH4 उत्सर्जन का 50 से 65% मानव प्रक्रियाओं से आता है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदानकर्ता इस प्रकार हैं। कृषि में 40%, जीवाश्म ईंधन 35%, अपशिष्ट में 20%। विशेष मानवीय स्रोत हैं लैंडफिल्स। इसमें है अवायवीय पारिस्थितिकियों में अपशिष्ट के विघटन होने से मीथेन उत्पादन होता है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यदि उपचार प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है तो मीथेन का उत्पादन होता है। फॉसिल फ्यूल्स में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, भंडारण और संचरण के दौरान मीथेन गैस उत्सर्जित होती है और इसके अतिरिक्त कोयले के भंडार में फंसी मीथेन कोयला खनन के दौरान निकलती है। पशुधन मवेशी, विभिन्न पशु जैसे मवेशी अपनी पाचन प्रक्रियाओं के दौरान मीथेन उत्सर्जित करते हैं। धान की खेती, जल जलयुक्त चावल के खेत मीथेन का उत्पादन करते हैं क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जल के नीचे विघटित होते हैं। बायोमास दहन, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से मीथेन निकलती है। मानवीय स्रोत, प्राकृतिक स्रोत देखें। प्राकृतिक स्रोत में आर्द्रभूमि, दीमक, महासागर, मीथेन हाइड्रेट है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि से, फिर दीमक से, फिर महासागर, मीथेन हाइड्रेट से। मानवीय स्रोत में जीवाश्म ईंधन जो है कृषि है सबसे ज्यादा, फिर जीवाश्म ईंधन, फिर अपशिष्ट है। मीथेन सिंक है। मृदा मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया के माध्यम से वायुमंडलीय मीथेन के लिए एक प्रमुख सिंक के रूप में कार्य करती है, जो मीथेन ऑक्सीकरण के नामक प्रक्रिया में मीथेन का उपयोग करती है। वायुमंडल से निष्कासन, मीथेन हाइड्रॉक्सिल रेडिकल के साथ अपक्रिया करके CO2 जलवाष्प में परिवर्तित करके वायुमंडल निष्कासित करता है। और हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स जो होता है सिंक का रूप होता है, ये वातावरण में प्रदूषक अणुओं को दूर करता है। मीथेन का प्रभाव ये धरातलीय ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, खतरनाक वायु प्रदूषक है। और ये है क्या, PMOH चक्र, मतलब प्रकाश संश्लेषण मेथोजेनेसिस हाइड्रॉक्सिल रेडिकल चक्र। तो PMOH चक्र पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कार्बन और मीथेन रूपांतरण की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण मेथनोजेनेसिस और हाइड्रॉक्सिल रेडिकल ऑक्सीकरण शामिल है। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन स्थिरीकरण और बायोमास निर्माण। CO2 का उपयोग, वायुमंडलीय और मृदा श्वसन का पादपों द्वारा केल्विन चक्र के माध्यम से ग्लूकोज में स्थिरीकरण किया जाता है। रूपांतरण, ग्लूकोज विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रोटीन, मोनोटेरपेन्स, वसा, सेलुलोज और जड़ स्रावों में परावर्तित हो जाता है। बायोमास की भूमिका, CO2 एक भाग पादप का बायोमास बन जाता है, कुछ संग्रहित किया जाता है और कुछ प्रकाश संश्लेषण में पुनः उपयोग के लिए वायुमंडल में वापस निष्कासित कर दिया जाता है। मेथनोजेनेसिस में रुमेन किण्वन क्या होता है? मवेशियों द्वारा उपयोग, पादपों के बायोमास में सेलुलोज को जुगाली करने वाले मवेशियों में पशुओं द्वारा खाया जाता है। आंत्र में किण्वन, मेथनोजेनिस आर्किया सहित माइक्रोबियल समुदाय सेलुलोज को निम्नलिखित रूपांतरित करता है। लघु श्रृंखला वसा युक्त अम्ल मवेशियों द्वारा वसा और प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन एक मध्यवर्ती उप उत्पाद है। मीथेन है, मुख्य रूप से डकार के माध्यम से उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है। हाइड्रॉक्सिल रेडिकल ऑक्सीकरण, मीथेन ब्रेकडाउन, CH4 वायुमंडल में छोड़ा गया मीथेन हाइड्रॉक्सिल ऑक्सीकरण के माध्यम से हाइड्रॉक्सिल रेडिकल के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे वह निम्नलिखित तत्वों में टूट जाता है। CO2 प्रकाश संश्लेषण चक्र में पुनः शामिल हो जाता है, जलवाष्प जल चक्र में शामिल हो जाता है तथा उत्तेजित ऑक्सीजन के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से वर्षण में योगदान देता है। पुनरावृत्ति चक्र, CO2 H2O PMOH चक्र को पूरा करते हुए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पुनः प्रवेश करते हैं। PMOH चक्र का महत्व क्या है? कार्बन पुनर्चक्रण, स्थिरीकरण, बायोमास रूपांतरण और मेथनोजेनेसिस के माध्यम से CO2 का कुशल उपयोग। मीथेन गत्यात्मकता, कार्बन चक्र में पशुधन माइक्रोबियल मेथनोजेनेसिस की भूमिका। वायुमंडलीय मीथेन विनिमय CH4 के टूटने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र के रूप में हाइड्रॉक्सिल ऑक्सीकरण और इसके ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अंतर संबंध, जैविक, वायुमंडलीय और जलीय जो है प्रक्रियाओं का एकीकरण। फास्फोरस चक्र क्या है? फास्फोरस चक्र में फास्फेट का चट्टानों में, नदियों और महासागरों तक, फिर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस भूपरिपटी तक जाना शामिल है। फास्फोरस के स्रोत हैं कार्बन, नाइट्रोजन के विपरीत जो मुख्य रूप से वायुमंडल में आते हैं। फास्फोरस फास्फेट चट्टानों के एक खनिज के रूप में होता है। यहाँ देख सकते हो कृषि में फास्फेट अपवाद, देखिए गाद अवसाद सब देख लीजिए इसको। फास्फोरस चक्र चरण क्या होते हैं? अक्षय कटाव खनन में फास्फेट निकलते हैं जो नदियों और महासागरों में प्रवेश करते हैं। ये 2021 में पूछा गया था। फास्फेट समुद्र में फास्फेट अघुलनशील निक्षेप के रूप में महाद्वीपीय मग्न तट पर जमा होते हैं। लाखों वर्षों में भूपरिपटी प्लेटें समुद्र तल से ऊपर उठती हैं, फास्फेट को क्रस्ट में लाती हैं, चक्र का रासायनिक चक्रण दोहराती हैं। फास्फोरस जलीय पारिस्थितिक तंत्र और जल की गुणवत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। झीलों में फाइटोप्लैंक्टन के उगने एवं सुपोषण में योगदान करता है।
सल्फर चक्र क्या होता है? सल्फर चक्र वायुमंडलीय आगत अम्लीय वर्षा के रूप में निक्षेप पादपों द्वारा ग्रहण और खाद्य के माध्यम से स्थानांतरण, उत्सर्जन तथा अपघटन के माध्यम से मृदा जल में वापसी शामिल है। सल्फर के सल्फर सल्फेट और सल्फाइड कार्बनिक सल्फर के रूप में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पाइराइट चट्टान सल्फर चट्टान मृदा निक्षेपों में बंद रहता है। चट्टानों का अपक्षयीकरण अपरदनात्मक अपवाह और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा निष्कासित होकर यह लवणीय विलयन में तलीय एवं जलीय पारसी तंत्र में चला जाता है। स्टेप्स इन सल्फर साइकिल वायुमंडलीय आगत ज्वालामुखी विस्फोट जीवाश्म ईंधन के दहन समुद्र की सतहों से सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अपघटन द्वारा उत्सर्जित गैसों से सल्फर वायुमंडल में प्रवेश करता है। डीएमएस समुद्री शैवाल पादपों और जंतुओं से प्राप्त एक आर्गो सल्फर यौगिक है जो समुद्र सल्फेट एरोसॉल के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। वायुमंडलीय निक्षेप वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वापस पृथ्वी पर लाया जाता है। वह अपचय अवायवीय श्वसन है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड प्लांट बैक्टीरिया निकलता है। कार्बन सल्फर प्रोटीन अपघटन कवक विषाण भी सब देख सकते हैं। और पादपों द्वारा ग्रहण है प्लांट अपटेक वायुमंडलीय निक्षेप या अन्य स्रोतों के रूप में सल्फेट पादपों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल में समावेशन चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। खाद्य श्रृंखला स्थानांतरण अमीनो अम्ल में शामिल सल्फर चारण खाद्य श्रृंखला से ट्रांसफर होता है। मृदा जल में वापसी सजीवों में मौजूद सल्फर मृत कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन अपघटन के माध्यम से मृदा तालाबों झीलों में समुद्रों में वापस मिल जाता है। परितंत्र की सेवाएं तथा उत्पाद परितंत्र की सेवाएं क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण और स्वस्थ परितंत्र से मनुष्य को विविध लाभ मिलते हैं। मिलेनियम पारितंत्र मूल्यांकन में परितंत्र सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों का वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक प्रावधान विनियमन और सहायक। यह है 2012 में पूछा था क्वेश्चन। सहायक है सपोर्टिंग पोषण चक्र जल चक्र मृदा निर्माण और प्रकाश संश्लेषण है। विनिमय में वायु गुणवत्ता जलवायु जल अपवाह प्रवर्धन प्राकृतिक आपदा परागण और सांस्कृतिक में नैतिक मूल्य अस्तित्व मूल्य मनोरंजन ये सब है। और प्रावधान है भोजन फाइबर रेशम रेशे और है बायोमास ईंधन स्वच्छ जल और प्राकृतिक दवाएं। और ये पारतंत्र के उत्पाद क्या है? मनुष्य द्वारा पर्यावरण से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादन जंगली फल मेवे चार लकड़ी खेल प्राकृतिक फाइबर दवाएं। उदाहरण के लिए लेमन ग्रास का प्रयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिरोधी तैयार करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक पूंजी पारितंत्र मूल्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करता है जैसे मैंग्रोव द्वारा बाढ़ सुरक्षा। पारिस्थितिक तंत्र मूल्यांकन है इकोसिस्टम वैल्यूएशन किसी पारिस्थितिक तंत्र और उनकी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य निर्दिष्ट करने वाली आर्थिक प्रक्रिया। नीति निर्माताओं के लिए प्रबंधन प्रभावों का मूल्यांकन करने और संभावित नीतियों के लागत लाभ विश्लेषण की तुलना करने का उपकरण है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी टीप 2016 में पूछा था ये। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा आयोजित और भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री मोहम्मद सुखदेव ने के नेतृत्व में इस विस्तृत शोध का अध्ययन किया गया था। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक पूंजी लेखांकन के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करना। पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता तात्पर्य उस दर से है जिस पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को एकत्रित संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। इसे आमतौर पर बायोमास के उत्पादन से मापा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2013 में। सकल प्राथमिक उत्पादक क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादपों का निर्धारण कुल ऊर्जा। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पादपों द्वारा श्वसन के लिए कुछ ऊर्जा का उपयोग करने के बाद शेष बची हुई ऊर्जा। उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जलवायु है तापमान सूर्य का प्रकाश जल की उपलब्धता पोषक तत्वों की उपलब्धता उच्च पोषक तत्व प्राय उत्पादकता की ओर जाते हैं। जैव विविधता अधिक प्रजातियों ऊर्जा कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक रैंकिंग क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन तीव्र सूर्य प्रकाश तापमान वर्षा सघन जैव विविधता। प्रवाल भित्ति क्या है? सजीवी उपबंध वाले गर्म और उथला जल। यहाँ पर एनपीपी देख सकते हैं। चार नदमुख देख सकते हैं। पोषक तत्वों से युक्त क्षेत्र जहाँ नदियां समुद्र मिलती हैं तो उच्च उत्पादकता मत्स्य पालन होता है। शीतोष्ण वन मध्यम वर्षा और जैव विविधता के साथ मौसमी जलवायु। घास के मैदान क्या है? घास युक्त भूमि खुली भूमि सीमित जल उपलब्धता कारण मध्यम उत्पादकता। झीलें और नदियां उत्पादकता पोषक तत्वों की मात्रा सूर्य के प्रकाश की पहुंच के आधार पर भिन्नता। मरुस्थल है कठोर जलवायु जल की कमी के कारण वनस्पतियों की अत्यंत कम मात्रा। खुले महासागर है विशाल क्षेत्र के बावजूद पोषक तत्वों की कम उपलब्धता उत्पादकता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार। टुंड्रा है और छोटी अवधि वाले मौसम के साथ शीत कठोर पारिस्थितिक उत्पादकता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार। ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादक कार्बन सिंक और जैव विविधता भंडार है। प्रवाल भित्ति और ज्वालामुखी समुद्री जैव विविधता और
तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। घास के मैदान और शीतोष्ण वन है, कृषि और काष्ठ उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। मरुस्थल महासागर है, कम उत्पादक मरुस्थल विश्व जैव विविधता के लिए महासागर के वैश्विक कार्बन चक्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। द्वितीय उत्पादकता क्या है? द्वितीय उत्पादकता उस दर को संदर्भित करते हैं जिस पर एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं, शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी उत्पादक द्वारा ऊर्जा को आत्मसात किया जाता है और उपभोग के माध्यम से उत्पादकों से उच्च पोषक स्तरों पर ऊर्जा के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय उत्पादकता का महत्व क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण शीर्ष इकाइयों या उपभोक्ताओं सहित उच्च पोषण स्तरों के लिए उपलब्ध ऊर्जा को निर्धारित करता है। और पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता है, खाद्य जाल और प्रजातियों की विविधता का समर्थन करने के लिए मानव हित प्रासंगिकता पशुधन मत्स्य पालन सहित खाद्य उत्पादन प्रणालियों में प्रभावित। परितंत्र के प्रकार हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक परितंत्र पादप और जंतुओं का एक समूह जो इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी पहचान स्वयं बनाए रख सकता है, प्राकृतिक परितंत्र होता है। असली परितंत्र वायु में जलीय परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र मानव निर्मित संरचना है जहाँ जीवित रहने के लिए जैविक और अजैविक घटकों को एक दूसरे के साथ क्रिया करने हेतु बनाया जाता है। यह आत्मनिर्भर नहीं है, मानवीय सहायता के बिना नष्ट हो सकता है, जैसे एक्वेरियम, कृषि क्षेत्र और चिड़ियाघर आदि। प्राकृतिक परितंत्र देख सकते हैं, प्राकृतिक वन जलीय तंत्र है, वन परितंत्र है जैसे चारागाह परितंत्र, पर्वतीय परितंत्र, मरुस्थलीय परितंत्र और टुंड्रा। और जलीय परितंत्र में है अलवड़ी परितंत्र तथा समुद्री परितंत्र। ये स्थलीय है, ये जलीय। ठीक है, पहलू है जलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र है। आवास है जल निकाय जैसे महासागर, नदी, झील, तालाब है। और स्थलीय परितंत्र है भूमि की सतह, वन, घास मैदान, मरुस्थल, पहाड़। प्राथमिक उत्पादन है शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पादप और घास, वृक्ष, झाड़ियां और अन्य स्थलीय पादप हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है जो प्लैंक्टन, मछलियां, जलीय कीट के और झींगे। और स्थलीय में है शाकाहारी कीट, पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप। द्वितीय उपभोक्ता है शिकार करने वाली मछलियां, बड़े जलीय कीट और मांसाहारी स्तनधारी जैसे उदबिलाव। शिकारी जैसे मांसाहारी स्तनधारी शिकारी पक्षी और सर्प हैं। ऑक्सीजन उपलब्धता है जलीय जीवों के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन और जलीय स्थलीय जीवों के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। और अनुकूलन है श्वसन के लिए गलफड़े और गति के लिए पंख जैसी विशेष संरचनाएं और श्वसन के लिए फेफड़े और गति के लिए गंग। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये विशेष रूप से स्थल आधारित परितंत्र होते हैं। जीवमंडल का स्थलीय भाग बायोम नामक विशाल क्षेत्र में विभाजित होते हैं। कोई भी दो बायोम एक समान नहीं होते हैं। टुंड्रा के बारे में देखें तो टुंड्रा पारिस्थितिकी पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आर्कटिक और एक अल्पाइन। परमाफ्रॉस्ट के कारण वृक्षों की कमी, वनस्पति का निम्नतम रूप से जैसे काई और लाइकेन इत्यादि नग्न चट्टानों पर बहुत दूर दूर बिखरे रूप में पाया जाना। ये तटीय निम्न क्षेत्रों में रेनडियर घास मिलती है जो रेनडियर के एकमात्र चारागाह प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पशु के बारे में जाने, भारतसिंगा, आर्कटिक लोमड़ी, भेड़िए, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, लेमिंग, आर्कटिक खरगोश, आर्कटिक विलो और सरीसृप उभयचर लगभग अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश जीवों का जीवन काल लंबा और त्वचा मोटी होती है तथा एपिडर्मल बाल या फार होते हैं। सतह से उष्मा की हानि से बचने के लिए स्तनधारियों के शरीर का आकार बड़ा और पूंछ और कान छोटे होते हैं। फॉरेस्ट है टैगा या बोरियम बायोम, सदाबहार शंकुधारी वन। सभी वन परितंत्रों के बीच सबसे कम उत्पादक कठोर मौसम कृषि लिए पतली और अनुर्वर मृदा अर्थात पौड़जौल होती है। पौड़जौल है मृदा अनुर्वर होती है क्योंकि ये शीतल जलवायु में चट्टानों का अपक्षय धीरे धीरे होता है। शंकुधारी पत्तियों से प्राप्त अवशिष्ट धीरे धीरे विघटित होते हैं और पोषक तत्वों से युक्त नहीं होते हैं। ह्यूमस की एक मात्रा और कार्बनिक पदार्थ, अम्लीय मृदा, खराब जल निकासी, शंकुधारी वृक्ष अपनी पत्तियां बार बार नहीं गिराते। वनस्पति है स्प्रूस, देवदार, पाइन। थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है जैसे प्रजातियों के साथ सदाबहार शंकुधारी वन। जंतु होते हैं साइबेरियाई बाघ, वुल्वरीन, लिनेक्स, भेड़िया, भालू, लाल लोमड़ी, गिलहरी तथा अन्य भचर जैसे हाइला, राना आदि। शीतोष्ण पर्वतीय वायुम है उत्तर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश पौड़जाल और गहन मृदा होती है। वनस्पति है पर्णपाती, शीत ऋतु में वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, बर्फ और पाले से स्वयं को बचाने के लिए अनुकूलन करते हैं। पतझड़ शरद ऋतु में प्रारंभ हो जाती है और वृद्धि वसंत ऋतु में शुरू होती है, जैसे जैसे ओक, एल्म, राख, संटी और बीग और चिनार आदि। शीतोष्ण वर्षा वन बायोम के बारे में देख लीजिए, ध्यान से देखिए एक एक बायोम के बारे में।
पृथ्वी पर कवर किए गए क्षेत्र का कम प्रतिशत होता है। उत्तरी अमेरिका का उत्तर-पश्चिमी तट और उत्तरी कैलिफोर्निया से दक्षिणी अलास्का तथा दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, विश्व भर में कुछ अन्य स्थानों के छोटे क्षेत्र। वनस्पति हैं डगलस देवदार, पश्चिमी लाल देवदार, माउंटेन हेमलॉक और पश्चिमी हेमलॉक, सिटाका स्प्रूस और लाज़पोल पाइन, मास और लाइकेन सहित बड़े शंकुधारी वृक्ष प्रायः एपीफाइट्स, एक पौधा जो किसी अन्य पौधे पर हानि रहित रूप से बढ़ता है के रूप में उगते हैं। पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय बायोम। प्रचुर वनस्पति हैं तराई क्षेत्र, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन और पर्वतीय वृक्ष दोनों। आइलैंड से शंकुधारी वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां जैसे पाइन्स और साइप्रस। शीतोष्ण पर्वतीय बायोम में क्या है? उच्च तापमान, शुष्क वायु, अत्यधिक वाष्पीकरण, लंबे समय तक सूखे के कारण जेरोफाइटिक पादप। कम चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर अवस्थित होते हैं जो कभी भी बहुत ऊंचे नहीं हो पाते हैं। पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कम चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। बार-बार आग लगने की घटनाएं पादपों का अनुकूलन उन्हें जलने के बाद शीघ्र पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाता है। और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय बायोम। ये सूखा पर्वतीय, शुष्क पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। वनस्पति हैं सागौन, नीम, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, शहतूत। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि 2013 में पूछा था। यह उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा, सदाबहार वन। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है। बड़ी संख्या में प्रजातियां और एपीफाइट्स होते हैं। वनस्पति है मोहोगानी, अबनोस, डाइवुड आदि मैंग्रोव वन। एपीफाइट सहित सभी पादप सूर्य के प्रकाश के लिए ऊपर की ओर संघर्ष करते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक अनूठी कैनोपी व्यवस्था बनती है। हाल के वर्षों में वनोन्मूलन, आग के खतरे के कारण पूरे वर्षा वन के 17% ब्राजीलियाई वर्षा वन के लगभग 20% वनों का उन्मूलन हो चुका है। यदि एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन जो है मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है। वर्षा वनों का महत्व क्या है? ये पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वाष्पीकरण उत्सर्जन के माध्यम से कुल वर्षा का 75 से 75% के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत अमेजन, मेकॉन्ग और कांगो जायरे वर्षा वनों से प्रेषित है और पोषित है। और जैव विविधता पादप और जंतुओं की 30 मिलियन प्रजातियों के वन्य जीव का आधा और पादपों की कम से कम 1/3 प्रजातियां। वाणिज्यिक कृषि है, काफी, कोको, पाम, रबर आदि की खेती के लिए अनुकूल जलवायु है। 100 से 200 सेमी वर्षा। देश और समुदाय अपने भोजन, आश्रय, दवाओं और निर्वाह कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि के लिए इस पर निर्भर है। स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु को नियंत्रित करने के साथ साथ समुद्री धाराओं के परिसंचरण को भी प्रभावित करते हैं। मशरूम कुकुरमुत्ता है। कुछ मशरूम विविध गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे गैनोडर्मा ल्यूसीडम जैसे औषधीय मशरूम प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और कैंसर विरोधी लाभ देते हैं। साइको एक्टिव प्रजातियां जैसे साइलोसाइबे में साइलोसाइबिन होता है जो मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करता है। बिवेरिया वैसियाना जैसे कीटनाशक मशरूम का उपयोग कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है, जबकि माइसेना क्लोरोफोस जैसी बायोल्यूमिनेंट्स जो है ल्यूमिनेसेंट्स किस्में प्राकृतिक प्रकाश उत्पन्न करती है और ये गुण मशरूम को चिकित्सा, कीट नियंत्रण और पारिस्थितिक अध्ययन हेतु मूल्यवान बनाते हैं। घास के मैदान स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान का बायोम। व्यवहारिक रूप से वृक्षहीन घासें बहुत छोटी, ताजा और पोषण युक्त होती हैं। ध्रुव की ओर वर्षा में वृद्धि के कारण वृक्षयुक्त स्टेपी क्षेत्र की ओर संक्रमण है और जैव विविधता अधिक न होना और सवाना और उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क वायुओं के और झाड़ियों के बारे में देखें, मतलब उष्णकटिबंधीय झाड़ियों घास के मैदान के बारे में। तो लंबी घासें और छोटे वृक्ष होते हैं। पर्णपाती जल जमा करने वाले उपकरणों के साथ छतरी का आकार के चौड़े तने वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की कमी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं जैसे बबुल इसकी प्रमुख विशेषता है। स्तनपायी पक्षी और सरीसृप विविधता है। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान शामिल हैं, लेकिन व्यापक क्षेत्रों में कोई वृक्ष मौजूद नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास को आमतौर पर एक या अधिक या कुछ स्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। घास के मैदानों में जल की सीमा और आग के कारण पारिस्थितिक अनुक्रमण में हिस्से के रूप में वृक्ष घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। ये 13 और 21 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रबंधित आग मैनेज्ड फायर।
अपने जंतुओं के लिए ताजी पौष्टिक घास के विकास को प्रोत्साहित करने, परजीवी टिस अथवा कीटों की संख्या को नियंत्रित करने एवं कांटेदार झाड़ियों के विकास को प्रबंधित करने के लिए पशुपालकों अधिकारियों द्वारा सूखा सवाना घास के मैदान को जलाना एक प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन गतिविधि है। सवाना क्षेत्र में लगने वाली आग कार्बन तटस्थ होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सूखी घास जलती है और उत्सर्जित CO2 नई घास के उगने में पुनः अवशोषित हो जाती है। मरुस्थल अथवा रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांश मरुस्थलीय बायोम वनस्पति जीरोफाइटिक या सूखा प्रतिरोधी जैसे कैक्टस, कंटीली झाड़ियां, लंबी जड़ों वाली कटीली घास, बिखरे हुए बौने बबूल आदि। जड़ी बूटियां और घासें उनके मोटे बीज तथा कठोर त्वचा उन्हें निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। झाड़ियां नमी इकट्ठा करने और भूजल की खोज करने के लिए लंबी और अधिक गहरी जड़ें होती हैं। पादप है कम पत्तियां या पत्ता विहीन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की कमी को कम करने के लिए मोम, मांसल, रोएदार या सुई के आकार की पत्तियां। जलीय परितंत्र है जल निकाय में मौजूद परितंत्र जिसे लवणता के आधार पर मोटे तौर पर 3 उपसमूह में वर्गीकृत किया जाता है। मीठा या लवणीय जल परितंत्र यह जल के निरंतर पुनर्चक्र के कारण निम्न लवणीय मात्रा तक हो जाता है, जिसके मुख्यतः 2 प्रमुख प्रकार हैं। स्थिर शांत जल परितंत्र तालाब, झीलें, दलदल और कीचड़ है। बहता या प्रवाही जलीय परितंत्र है, इसमें झरने, धाराएं, नदियां आदि आती हैं। समुद्री परितंत्र है, लवण की सांद्रता समुद्री जल के बराबर या उससे अधिक, उदाहरण के लिए उथले समुद्र और खुले महासागर। जलीय परितंत्र की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक क्या हैं? ये देखेंगे, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले आगे क्या ये देखेंगे। खारा अथवा लवणीय जल परितंत्र है, इसमें नमक की मात्रा 5 से 35 पीपीटी के बीच होती है, जैसे ज्वारनात्मक, लवणप्रिय, कच्छ, मैंग्रोव दलदल और मैंग्रोव वन। जलीय जीवों का वर्गीकरण घटना क्षेत्र के आधार पर होता है। न्यूस्टन, ये वायु जल अंतराफलक पर रहते हैं, उदाहरण के लिए तैरते पौधे। पेरिफाइन, जड़ वाले पादपों के तनों और पत्तियों या निचली मृदा के ऊपर उभरे पदार्थ, उदाहरण के लिए ससाइल शैवाल से जुड़े रहते हैं। प्लैंक्टन, सूक्ष्म तैरने वाले जीव जैसे शैवाल, पादप, डायटम, प्रोटोजोआ, लार्वा, रूप आदि। इसमें शैवाल जैसे सूक्ष्म पादप, फाइटोप्लैंक्टन, प्राथमिक उत्पादक या सोफोसी, ऑटोट्रॉफ, क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोआ जैसे जंतु जो प्लैंक्टन, हेटेरोट्रॉफ शामिल हैं। यदि किसी कारण समुद्र का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह नष्ट हो जाता है तो कार्बन सिंक के रूप में समुद्र में खाद्य पदार्थ श्रृंखला प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्लाकों की गतिकी की शक्ति यह सीमित होती है और इसलिए इसका विवरण अनिवार्य रूप से जलीय पारिस्थितिक तंत्र में धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्टॉन्स क्या होते हैं? ये शक्तिशाली तैराक जो जल की धाराओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। बेंथॉन्स है, जलराशि के तल पर बहते हुए पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, ये तो पता ही होगा, समुद्र के नीचे जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं। और ये डायनोफ्लैगेटस और क्रिप्टोमैनेट्स, हरित शैवाल, नीलहरित शैवाल आदि शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश, जलीय परितंत्र की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक में है। तो क्या है? ये प्रकाश प्रवेश के अनुसार पादपों के वितरण की सीमा निर्धारित करता है, उदाहरण के लिए फोटिक जोन और एम्फोजोन। फोटिक जोन क्या होते हैं? ये जल की सतह के नीचे तथा तक विस्तारित होते हैं, जहां प्रकाश का स्तर सतह पर प्रकाश का 1% होता है और प्रकाश संश्लेषण गतिविधि प्रकाश क्षेत्र तक सीमित रहती है। एफोटिक जोन क्या होता है? प्रकाश प्रवेश और पादपों की वृद्धि सीमित होती है और यह प्रकाशिक क्षेत्रों के अंत से लेकर झील तल तक मतलब विस्तारित होता है। ठीक है, घुलित ऑक्सीजन। ठीक है, घुलित ऑक्सीजन, ताजा जल घुलित ऑक्सीजन की औसत सांद्रता बाहर के अनुसार 10 ppm होती है। ऑक्सीजन जल जवायु जल अंतराफलक और जलीय पादपों की प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों के माध्यम से प्रवेश करती है। घुलित ऑक्सीजन वायु जल अंतराफलक श्वसन और जीवों के अपघटन के माध्यम से बाहर निकलती है। विंटर के जल निकाय के ऊपर बर्फ की एक परत की उपस्थिति के कारण जलीय जीवों की मृत्यु की घटना देखी जाती है। घुलित ऑक्सीजन पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, जल में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से तापमान के समानुपाती होती है। गर्म जल में ऑक्सीजन का कम घुलनशील होता है, तो पता होगा। गर्म जल विघटकों की गतिविधि को भी बढ़ा सकता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसकी दर बढ़ जाती है। यदि घुलित ऑक्सीजन का स्तर 3 से 5 ppm से नीचे चला जाता है तो कई जलीय जीवों के मरने की संभावना बनी रहती है। टेम्परेचर है,
ताप सहनशीलता की सीमा प्रकीर्ण होने के कारण जलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों के अस्तित्व को खतरा अधिक है। सुपोषण है पोषक तत्वों के साथ जल निकाय के अत्यधिक संवर्धन की प्रक्रिया, जिससे सामान्य पादपों के जीवन काल में प्रचुर मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे अंततः समुद्री घास और वन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी की स्थिति पैदा होती है। आर्द्रभूमि परितंत्र है डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड। आर्द्रभूमि ऐसे परितंत्र होते हैं जहां जल पर्यावरण के साथ साथ इसके भीतर उपस्थित पादप और जंतुओं के जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। यह क्षेत्र ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहां जल स्तर सतह पर और उसके निकट होता है और जहां भूमि समय समय पर अस्थायी रूप से जलमग्न होती है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार अनुच्छेद 1.1 आर्द्रभूमि कच्छ दलदल और पिछलन जल के क्षेत्र के रूप में पहचाने गए हैं, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम अस्थायी अस्थायी, जिसमें जल स्तर स्थिर या बहता हुआ हो, ये सब चीजें। आर्द्रभूमि के प्रकार है तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में होते हैं समुद्री आर्द्रभूमियां, इसमें तटीय लयगुण, चट्टानी तट, समुद्री घास, मूंगा चट्टानें शामिल होती है। ज्वारनद आर्द्रभूमि डेल्टा, ज्वारी दलदल और मैड फ्लैट और मैंग्रोव दलदल में पाई जाती है। और है ल्यूकेस्ट्रीन वेटलैंड, झील और उनके आसपास की आर्द्रभूमियां इसके अंतर्गत आती हैं। नदी आर्द्रभूमियां है ऐसी आर्द्रभूमियां बाढ़ के मैदान सहित नदियों और नालों के किनारे पाए जाते हैं। दलदली आर्द्रभूमि क्या होती है? इसमें दलदल, कीचड़, कच्छ और अन्य दलदली परिस्थिति तंत्र को शामिल होते हैं। मानव निर्मित आर्द्रभूमियां मछली, झींगा तालाब, कृषि तालाब, सिंचित कृषि भूमियां, उदाहरण के लिए चावल का खेत, लवण कुंड, जलाशय, ये सब है। रामसर वर्गीकरण के आर्द्रभूमि स्थलों में 42 श्रेणियों के वर्गीकृत किया गया है। समुद्री एवं तटीय आर्द्रभूमियां, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि और मानव निर्मित आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वैश्विक विवरण। आर्द्रभूमि टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय स्रोत तक सभी जलवायु भूमियों में मौजूद है। आर्द्रभूमियों का विस्तार यूएनईपी विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का अनुमान है कि आर्द्रभूमियां लगभग 570 मिलियन हेक्टेयर पृथ्वी भूमि सतह का 6% क्षेत्र को कवर करती हैं। असंबंधित स्रोतों का अनुमान है कि अतिरिक्त डेटा के समावेशन के आधार पर इस सीमा 748-778 मिलियन हेक्टेयर और 999 से 4,462 मिलियन हेक्टेयर के बीच होगी। महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है मैंग्रोव, वैश्विक स्तर पर जो है 1,47,256 किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हैं। वही प्रवाल भित्तियां वैश्विक स्तर पर अनुमानित आंकड़ों के अनुसार केवल 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मूंगा चट्टानें बची हुई हैं। समुद्री आर्द्रभूमि में गहनता संबंधी मानदंड। तो समुद्री आर्द्रभूमि को निम्न ज्वार पर 6 मीटर की गहराई तक माना जाता है, जो शिकार के दौरान समुद्री बत्तखों की गोता लगाने की सीमा के अनुरूप है। 6 मीटर से अधिक गहरे जल और वनस्पति के भीतर जो है द्वीपों को रामसर परिभाषा के तहत संरक्षण किया जाता है। झीलों और नदियों का समावेश। रामसर परिभाषा के अंतर्गत झीलों और नदियों को पूरी तरह से कवर करती है, चाहे उनकी गहराई कुछ भी हो। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, अधिनियम है, ये पूछा भी गया तो दिखा देती हूँ मैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र एकीकृत और पार क्षेत्रीय संरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है और ये राष्ट्रीय झील संरक्षण NLCA प्लस राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम को विलय करके गठित किया गया है। इसमें 70:30 का वित्तीय प्रतिरूप है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 रेशियो है। पर्यावरण मंत्रालय राज्य सरकार को समन्वय, दिशा निर्देश तथा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकारें जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन करती हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण 2010 के बारे में आने यूपीएससी ने पूछा भी था। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नियमों को अधिसूचित किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्द्रभूमि का और अधिक क्षरण होने पर उन्हें संरक्षित किया जा सके। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र नियमों तथा कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। बेहतर प्रबंधन और सुलभ पहचान के लिए आर्द्रभूमि वर्गीकरण है। आर्द्रभूमियों के लिए हानिकारक गतिविधियों के निर्दिष्ट और प्रतिबंधन, ये सब है, देख सकते हैं। इसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जल निकासी क्षेत्र, आर्द्रभूमि के जलग्रहण क्षेत्रों का समावेश किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन 2017। तो राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य के पर्यावरणीय मंत्री ने के नेतृत्व में एक राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया है। जल विज्ञान, सामाजिक अर्थशास्त्र, भूदृश्य आकृति, मत्स्य पालन, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित
प्रबंधन सिद्धांत अस्थायी आत्मभूमि प्रबंधन के लिए स्मार्ट उपयोग सिद्धांत को अपनाना, विकेंद्रीकृत शक्तियों के साथ संरक्षण और उपयोग को संतुलित करने के लिए बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग पर बल देना। राज्य आत्मभूमि प्राधिकरण के भी नियामक कार्य हैं। असूचित आत्मभूमि और उनके क्षेत्रों के भीतर शासन एवं अनुमोदन की आवश्यकता वाली गतिविधियों का संकलन और आत्मभूमि के लिए हानिकारक गतिविधियों को प्रबंधित करने और बेहतर उपयोग योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु प्राधिकरण, सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता। राज्य आत्मभूमि प्राधिकरण जागरूकता को बढ़ावा देगा, आत्मभूमि संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करेगा। राष्ट्रीय आत्मभूमि समिति केंद्रीय आत्मभूमि नियामक प्राधिकरण के स्थान पर राष्ट्रीय आत्मभूमि समिति का निर्माण, जिसका नेतृत्व MOE FCC सचिव करेंगे। निश्चित गतिविधियां हैं आत्मभूमि अतिक्रमण, औद्योगिक विकास, अपशिष्ट निपटान, अनुपचारित अपशिष्ट पर निर्वहन और प्रबंधन लगाया गया। राज्य स्तरीय उत्तरदायित्व है, राज्य प्राधिकरण को आत्मभूमि की सूची संगठित करनी चाहिए और 6 महीने के भीतर सूचना की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करनी चाहिए। रामसर कन्वेंशन को देखेंगे हम, तो यूनेस्को द्वारा आत्मभूमि के सतत उपयोग तथा परितंत्र के उचित रखरखाव हेतु स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए हैं। दुनिया भर में 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 2400 से अधिक रामसर स्थल शामिल हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत भागीदार देशों की संख्या 172 और भारतवर्ष 1982 में इसका एक भागीदार है। भागीदार देशों के लिए शर्तें हैं, रामसर सम्मेलन में शामिल होने के बाद एक भागीदार देश को कम से कम एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित करना होता है। 2024 थीम है आर्द्रभूमि मानव कल्याण और विश्व की पहली रामसर साइट है ऑस्ट्रेलिया के कोपर प्रायद्वीप। 1974 में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाले देश हैं यूनाइटेड किंगडम 175 और मैक्सिको 142। रामसर स्थलों के तहत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राष्ट्र बोल्विया है। भारत की रामसर आर्द्रभूमि 18 राज्यों में से 1100 वर्ग किमी देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का 10% भाग में विस्तृत है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन। आर्द्रभूमि की पहचान हेतु मानदंड है अद्वितीय आर्द्रभूमि। इसमें प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार के दुर्लभ या अद्वितीय स्थलों को सम्मिलित किया जाता है। लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त, असुरक्षित, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के समुदायों का प्रवर्धन करती हैं। आवश्यक प्रजातियां जैविक विविधता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पादपों या पशु प्रजातियों की जनसंख्या का समर्थन करती है। प्रजाति संरक्षण है, ये पादप और जंतु की प्रजातियों को उसके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जलीय पक्षी हैं, जल पक्षियों की इक्वल प्रजाति, ये सब हेल्प करते हैं इसमें। जैसे प्रजाति में और मल्टी रोल भूमिका में और इको टूरिज्म, ये भोजन और जल संसाधन का एक आवश्यक स्रोत होता है, जहाँ मनोरंजन और इको टूरिज्म के लिए विभिन्न संभावनाओं का विकास होता है। सूची से हटाना, अनुबंध करने वाली पार्टी के तत्काल राष्ट्रीय हित के लिए और विलोपन प्रतिबंधों की भरपाई और उसी क्षेत्र में अनन्य अतिरिक्त प्राकृतिक भंडार बनाकर की जाएगी। कोई भी रामसर स्थल कभी भी हटाया नहीं जाता है, बल्कि इसको सीमित किया जा सकता है। पार्टियों ने इस आधार पर बहुत कम ही किसी स्थल की सीमाओं को प्रतिबंधित या सीमित किया है। सीमा पार रामसर स्थल, इन मामलों में पार्टियों का समूह ऑन साइट प्रबंधन में सहयोग के लिए सीमा के दोनों ओर के अधिकारियों के समझौते के साथ साथ रामसर स्थलों की स्थापना की अनुमति देता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ऐसे रामसर स्थलों का रजिस्टर जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हो रहे या होने की संभावना है। यूपीएससी 2014 में पूछा था। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के केवल राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील मणिपुर में शामिल हैं। रामसर कन्वेंशन के लिए अनुपस्थित पक्ष है COP। नीति निर्धारित रामसर के अंतर्गत पार्टियों के सम्मेलन में प्रत्येक 3 वर्ष में बैठक आयोजित की जाती है। COP14 2022 यह वुहान, चीन और जिनेवा एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया है। इसमें वुहान घोषणा और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 2025 और 30 वैश्विक रणनीतिक ढांचे को अपनाया गया है। और है अगला, अनुबंधन करने वाले दलों की जिम्मेदारियां। रामसर सूची में उपयुक्त आर्द्रभूमियों की पहचान करना, उन्हें शामिल करना है। अनुबंध धारकों को सूचित रामसर स्थलों को उनके पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके आवश्यक कार्यों तथा मूल्यों को बनाए रखने की प्रबंधित करने की अपेक्षा 2022 में पूछा था। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भागीदार IOP। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित 6 संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इंटरनेशनल वाइल्ड फॉर एंड वेटलैंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है झीलें। रामसर कन्वेंशन द्वारा झील को पूरी तरह या आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ जल निकाय
जिसमें स्थायी या अस्थायी जल होता है के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। झीलों का वर्गीकरण है। अस्थायी झीलें हैं, जैसे मानसून के साथ रेगिस्तान में अस्थायी झीलें बनती हैं। अस्थायी झीलें हैं, जैसे चिल्का उड़ीसा का। मीठे और अथवा लवड़ी झीलें हैं। डल है जम्मू कश्मीर का। नैनीताल झील है उत्तराखंड का। खारी या लवड़ी झीलें हैं, जैसे सॉल्ट लेक राजस्थान का है। सांभर है, ग्रेट सॉल्ट, ये सब है। प्राकृतिक झीलें हैं, जैसे वेम्बनाड झील और पैंगोंग लद्दाख का। कृत्रिम झीलों में सिंचाई, जल विद्युत या जल आपूर्ति जैसे उद्देश्यों के लिए मानव निर्मित है। ढेबर झील राजस्थान का है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश का। ओलिगोट्रॉफिक बनाम यूट्रोफिक झील। पहलू है ओलिगोट्रॉफिक है, यूट्रोफिक देखिएगा। निम्न पोषक तत्व निम्न प्राथमिक उत्पादक होते हैं ओलिगोट्रॉफिक। यूट्रोफिक होते हैं प्रचुर पोषक तत्व तथा उच्च प्राथमिक तत्व। सॉरी। जल उपलब्धता क्या है? एक सेकंड। जल उपलब्धता कम तो एक सेकंड। जल उपलब्धता में जो ओलिगोट्रॉफिक होते हैं, कम मैलापन, गहराई और उच्च ऑक्सीजन और स्वच्छ जल होते हैं। यूट्रोफिक उच्च मैलापन, गहराई पर कम ऑक्सीजन और जल प्रायः भूरे या हरे रंग के होते हैं। इसमें निम्न सांद्रता होती है, इसमें उच्च सांद्रता होती है। ये सब देखिएगा। गहराई इसमें अधिक मछलियां होती हैं, इसमें गहराई कम मछलियां होती हैं। सुपोषण समन क्या होता है? ट्रॉपिकेशन मिटिगेशन। तो है फाइटो रेमिडिएशन। तो मृदा और जल से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए पादपों का उपयोग की गई प्रक्रिया फाइटो रेमिडिएशन कहलाती है। ज्वारनदमुखी वनस्पति, मैंग्रोव, अन्य आर्द्रभूमि वनस्पति प्राकृतिक रूप से फाइटो रेमिडिएशन कहला करती हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो एक्यूमुलेशन। पादपों की जड़ों, पत्तियों और जमीन के ऊपर के अंकुरों में दूषित पदार्थों का संचय होता है। जलकुंभी नामक जलीय खरपतवार जल में विषैले पदार्थ और कई भारी धातुएं निकालकर जल को स्वच्छ करने में सहायता होती है और इस प्रक्रिया को ही फाइटो एक्सटेंशन और फाइटो एक्समिलेशन कहते हैं। ईश्वरी क्या होती है? ज्वारनदमुख खारे जल का आंशिक रूप से घिरा हुआ तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ एक नदी का नाला समुद्र में गिरता है, जैसे नदी के मुहाने, तटीय खाड़ियाँ, ज्वारी, दलदल और लैगून डेल्टा। इनका निर्माण निम्नलिखित कारकों से होता है: समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, बालुकारोधी गति, हिमनद प्रक्रियाएं, टेक्टोनिक प्रक्रियाएं और ज्वारीय क्रिया के बहुत प्रभावित होते हैं। समय पर ज्वार की संख्या के आधार पर दिन में 1 या 2 बार समुद्री जल से धोए जाते हैं। कुछ सक्रिय ज्वारनदमुखों में ज्वारीय आकार होता है, महत्वपूर्ण होते हैं, ज्वारनदमुख परिस्थिति को क्षति पहुंचते हैं। आर्द्रभूमि है, पूल है, साल्ट फ्लैट है, लवड़ी दलदल है, मैंग्रोव है, अंतर्ज्वारीय मिड फ्लैट देख सकते हैं, उपज्वारीय क्षेत्रीय है। ज्वारनदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ज्वारनदमुखी का आर्थिक महत्व क्या है? और ज्वारनमुखी वनस्पतियां में जैसे लवणता पहाड़ क्षेत्र जीवों के वितरण का निर्धारण करते हैं। विविध पर्यावास, मैंग्रोव, लवड़ी दलदल, समुद्री घास, कीचड़, ये सब है। और भारतीय ज्वारनमुखी पारिस्थितिक तंत्र में 14 बड़ी और 44 मध्यम और 162 छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण ज्वारनदमुखी पूर्वी तट पर पाए जाते हैं और पश्चिमी तट पर ज्वारनदमुख अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। प्रमुख बंदरगाहों के स्थलों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे जुआरी नदी मुहाने पर मरमुगांव बंदरगाह। ज्वारनदमुखी पारिस्थितिक तंत्र द्वारा सामना किए जाने वाले खतरे हैं: जलग्रहण क्षेत्र में संशोधन कार्य, जल प्रवाह में परिवर्तन, जैसे हुगली, गोदावरी, पुलिकट आदि। नेविगेशन, ड्रेजिंग और सीपिंग है हुगली का। उद्योगों के माध्यम से प्रदूषण, शहर में अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ों जैसे चिल्का, भंडारित मछलियां, झींगों जैसे जलीय जीवों के लिए भोजन उपलब्धता। शहरी और ग्रामीण बस्तियों का विस्तार, खनन तथा उद्योग, कृषि एवं ठोस कचरे का निपटान। लैगून क्या है? छोटे रेत के टीलों या मूंगा चट्टानों के द्वारा समुद्र से अलग किया गया खारे जल का विस्तारित ढांचा लैगून कहलाता है। उदाहरण के लिए केरल में बैक वाटर, जहां समुद्री जल एक छोटे से प्रवेश के द्वार के माध्यम से अंदर की ओर बहता है, जो समुद्र की ओर घुल जाता है। ज्वारनदमुख में तीव्र गति से बहने वाले जल की तुलना में यहाँ जल अपेक्षाकृत उथला होता है, धीमी गति से बहता है। नाम है, अवस्थिति, प्रकार, नदियां जो इसे पोषित करती, महत्व है। चिल्का है उड़ीसा में और खारे जल का लैगून है। दया भार्गवी नदियां से पोषित करती हैं और एशिया का सबसे बड़ा खारे जल का लैगून प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल, प्रमुख जैव विविधता होती है। काली बेली झील है तमिलनाडु में, आर्द्रभूमि लैगून है। स्थानीय प्रवाह मानसूनी वर्षा से इसका जल पोषण होता है। रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, पक्षी जीवन और विशेषकर प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है।
कायमकुलम कयाल है केरल का, लैगून है। पंबा और अंचकोविल नदियां इसे पोषित करती हैं। केरल में प्रमुख लैगून मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। मुथुपेट लैगून है तमिलनाडु में, तटीय लैगून है। कोरियार और पमिनियार है, पोषित करते हैं। मैंग्रोव वनों, जैव विविधताओं और स्थानीय मत्स्य पालन के उपयोग महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पुलिकट झील है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का, खारे पानी का प्रसिद्ध लैगून है। अडे और कलंगी नदियां द्वारा पोषित होता है। भारत के सबसे बड़े लैगून में से एक प्रवासी पक्षियों मत्स्य पालन हेतु महत्वपूर्ण है। पेमनाथ झील, पुन्नमदा झील या कोच्चि झील है केरल का, लैगून झीलों के गुणों में युक्त मीठे पानी का झील है। मीनाचिल, पंबा और अंचकोविल नदियां हैं द्वारा पोषित होता है। केरल की सबसे लंबी झील, पारसिक पर्यटन और जलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण, इसमें केरल का कुन्नत चावल का कटोरा कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये लैगून है यहाँ पर, और ये टाइडल फ्लैट और स्टोरेज यहाँ बन रही है, ये सब देख सकते हैं। ये डेल्टा है जहाँ पर गाद इकट्ठा होते हैं, रिवर आ रही है, स्टेशन प्लेन है, टाइडल फ्लैट, ये सब देख सकते हैं। तटीय तंत्र उधर जल के निक्षेपित प्रणालियां। मैंग्रोव क्या होता है? लवण अनुकूलन हैलोफाइट सदाबहार झाड़ियां, ये छोटे वृक्ष होते हैं जो विशिष्ट तटीय वन परितंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंग्रोव कहलाते हैं। ये उच्च ज्वार के उच्च जल स्तर से नीचे उगते हैं और सबसे बेहतर मैंग्रोव स्थल वे होते हैं जहां प्रचुर मात्रा में गाद नदियों द्वारा नीचे और बढ़ते रेतीले पुलिनों के पश्च तटों पर लाई जाती है। और उत्पादकता का घटक क्या है? मैंग्रोव सबसे ज्यादा, फिर घास के मैदान, फिर झीलें, फिर महासागर है। ये भारत में पाई जाने वाली एक प्रजाति है खरायोट, जो समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। मैंग्रोव पर निर्भर रहती है। 2016 में पूछा था क्वेश्चन, ये 13 में। मैंग्रोव द्वारा अनुकूलन, सक्यूलेंट स्लीव्स, सतीली पत्तियां, ये मोटी पत्तियां होती हैं जो जल जमा करती हैं और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से जल की कमी को पूरा करती हैं। धसे हुए रंध्र होते हैं, शुष्क वायु के संपर्क और नमी की हानि को कम करने के लिए रंध्र पत्ती के ऊतकों में गहराई में स्थित होते हैं। और साल्ट स्क्रेटिंग ग्लैंड्स, ये पत्तियों में विशिष्ट ग्रंथियां अतिरिक्त लवणों को बाहर निकाल देती हैं। और वायवीय श्वसन होते हैं, आपको पता है, जड़ों के माध्यम से। सजीव प्रोजेक्ट विविपेरस प्रजनन होता है, खड़ी और अवलंब जड़ें होती हैं। बट्रेस होता है, उथली जड़ों वाले मैंग्रोव वृक्षों के आधार पर बड़ी चौड़ी सहायक जड़ें को स्थिरता बढ़ाती है। अब अपस्थानिक मूल जड़ें होती हैं। जली जड़ जो होता है, जटिल जड़ तंत्र होता है जो मजबूत तरंग क्रिया और दैनिक ज्वारी बाढ़ और ऑक्सीकरण की कमी वाले मृदा में संबंध चुनौतियों से रक्षा करता है। विस्तृत जड़ अनुकूलन होता है, धनुषाकार अवलंबन जड़ें होती हैं जो राइजोफोरा जैसी प्रजातियों में पाई जाती हैं, जो स्थिरता के लिए जल में फैली होती हैं। लंबवत वायवीय जड़ें भी होती हैं। मैंग्रोव देख सकते हैं, सबसे ज्यादा मैंग्रोव है पश्चिम बंगाल में, फिर कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद है दादर दीव नगर, नहीं, हाँ, दादर दीव नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पे है। और आपका चौथे नंबर पे जो है, अ, चौथे नंबर पर ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। फिर है महाराष्ट्र, और उसके बाद है उड़ीसा, फिर है कर्नाटक, और कर्नाटक है, फिर है तमिलनाडु वगैरह, सब जो है। मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो रिपोर्ट आई है, मूल्यांकन की तुलना में यह मैंग्रोव कवर 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी का संकेत देता है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है। अन्य विशेष रूप से गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीपों में गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रफल के संदर्भ में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में तथा उसके बाद महाराष्ट्र में देखी गई है। वहीं गुजरात में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। यह नाम सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष से लिया गया, सुंदरबन के मैंग्रोव के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरबन है, यह सुवर्णरेखा, धर्मा और भीतरकनिका, महानदी, चिल्का, सब लोकेशन। ईस्ट गोदावरी, कोरिंगा, कृष्णा और पुलिकट है, कुजुवेली है, पीछावरम और मुथुपेट और रमण और वेम्बनाड है, कन्नूर है, मैंगलो कोलर और दक्षिण कन्नड़, ऐसा देख सकते हैं। सब गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ खंबात, दसवां सप्रभात देख सकते हैं भारत में मैंग्रोव को। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी भूगोल ज्वारीय प्रभाव पर निर्भर होती है, जो गाद को वाष्प
वापस चैनलों में विक्षेपित करती है। प्रमुख जीव रॉयल बंगाल टाइगर, खारे जल का मगरमच्छ, रियो टारपिन, ओलियो रिडले कछुआ, गंगा नदी डॉल्फिन, हॉक्सबिल कछुआ और मैंग्रोव हारसू केकड़ा आदि है। पूर्वी तट पर मैंग्रोव वन देखेंगे, भीतरकनिका का उड़ीसा का मैंग्रोव। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ब्राह्मणी और बैतरणी नदी डेल्टा के क्षेत्र को कवर करता है। आंध्र प्रदेश का गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। पिचवरम और वेदारण्यम जलीय कृषि तालाबों एवं लवणीय जल कुंडों के कारण निम्नलिखित हो गए। पश्चिमी तट पर मैंग्रोव वन अधिकांशतः झाड़ी युक्त, कम छोटे, विकसित और निम्नलिखित मुख्यतः महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ज्वालामुखों तथा खाड़ियों में अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में मिलते हैं। केरल और विरल पतले होते हैं। गुजरात में कच्ची खाड़ी, कोहरी क्रीक क्षेत्र में सिंधु नदी का पैलियो डेल्टा। वैश्विक स्थिति FAO के अनुसार का वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 वर्तमान आंकड़ों के आधार पर विश्व के लगभग 13 देशों में मैंग्रोव वन जो लगभग 14.89 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कवर करते हैं, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है। सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। इसके बाद अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया का स्थान है। केवल 4 देशों में इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया और मैक्सिको में कुल मैंग्रोव आवरण क्षेत्रफल 40% से अधिक है। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय 24 डिग्री और 38 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच अंतर्ज्वारीय क्षेत्र तक सीमित होते हैं, क्योंकि अनुकूली तंत्र ऊर्जा गहन क्षेत्र होते हैं, उन्हें उच्च और वितरण की आवश्यकता होती है। मैंग्रोव का महत्व अत्यधिक उत्पादक और पारतंत्र होता है। तटीय सुरक्षा, मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों को सुनामी चक्रवातों के कारण सुरक्षित करते हैं। भूमि अभिवृद्धि, ये जल प्रवाह को धीमा करते हैं और साथ निक्षेपण को बढ़ावा देते हैं। भूमि अभिवृद्धि के क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। बाढ़ नियंत्रण है, मैंग्रोव मानसूनी ज्वारी बाढ़ को नियंत्रित करते हैं तथा तटीय और निम्न क्षेत्रों की बाढ़ को कम करते हैं। तटवर्ती बफर क्या होते हैं? मैंग्रोव तटीय और ज्वालामुखी क्षेत्रों में प्राकृतिक तटवर्ती बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। ये सतही अपवाह से भारी धातुओं सहित प्रदूषकों को छानने का कार्य भी करते हैं। जल जीवन के लिए पर्यावास, विभिन्न मछलियों और समुद्री प्रजातियों के लिए प्रजनन, अंडे देने तथा पालन पोषण के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं और आजीविका सहायता करते हैं, लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं। मैंग्रोव तटीय समुदायों की आजीविका के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब है जोखिम क्या है? जलीय कृषि, सामान्य कृषि और लवणीय तालाब। तो विवरण है, पोषक तत्वों से भरपूर मैंग्रोव को झींगा पालन, समुद्री कृषि और लवणीय तालाबों के लिए स्वच्छ किया जाता है। परिणाम है, रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, पोषक तत्वों के अधिकता के कारण सुपोषण यूट्रोफिकेशन करते हैं। तटीय विकास, कोस्टल डेवलपमेंट ऑफ क्या है, प्लम्बरिंग, चारकोल और लकड़ी के उत्पादों के लिए दोहन, तटीय विकास परियोजनाओं के लिए उष्णकटिबंधीय रूपांतरण देते हैं। पर्यावरण की हानि, जैविकता में कमी और ताजे और खारे जल में संतुलन तथा जलवायु सुविधा में वृद्धि करते हैं। और जलवायु परिवर्तन में कार्बन सिंक के रूप में मैंग्रोव वन को काटने पर ये संग्रहित कार्बन को निष्कासित करते हैं, जिससे जलवायु संकट बढ़ जाता है। समुद्र जल का स्तर मैंग्रोव को हानि पहुंचाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। पर सीमाएं हैं, विविध मिश्रण के बजाय एक ही प्रजाति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में प्रजातियों विविधता कम होती है। पुनर्वनीकरण और वनारोपण यहाँ तक कि नष्ट हुए पर्यावास का परितंत्र को पुनः स्थापित करने में विफल रहा है। तो ये रहा पूरा आपका पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर ये हुआ है। कितने चैप्टर हैं आपको मैं दिखाया तो था स्टार्टिंग में। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, पारिस्थितिक तंत्र परितंत्र पढ़ा, पारितंत्र की प्रणाली पढ़ी, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्व चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, मीथेन चक्र, पीएमओ चक्र, प्रकाश संश्लेषण, मेथनोजेनेस, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, पारितंत्र की सीमाएं तथा उत्पाद, पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक, परितंत्र के प्रकार, जलीय परितंत्र, आर्द्रभूमि परितंत्र, रामसर कन्वेंशन, झीलें, लैगून और मैंग्रोव। इतनी चीजें हम लोगों ने एक चैप्टर में कंप्लीट करनी है। दूसरा चैप्टर हमारा होगा ये जो है जैव विविधता संबंधित मुद्दे। इसमें जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के माप, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कितने टोटल चैप्टर हैं? लगभग 10 चैप्टर हैं। तो लगभग एक हफ्ते में, मतलब आज कौन सा जो भी डे है, आज से जो लीजिए 7 डे, उसके अंदर ही हम इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों तक पहुंचाइए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।